हमने ये 1.5 घंटे में पूरा ख़त्म किया करेंगे। आप पाकिस्तान टाइम के मुताबिक आई थिंक 10 बजे ख़त्म हो जाया करेगा। तो अभी जो है पूरे एग्जैक्ट टाइम पे हम इंशाल्लाह शुरू किया करेंगे। आज चूँकि पहला दिन है तो 1-2 मिनट की ताख़ीर हो गई है। तो इसमें आपको मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन करवा दूँ कोर्स का। जैसे भाई बता रहे थे कि ये एंटरप्रेन्योरशिप के लिए को लर्न करने के लिए हमने डिज़ाइन किया है कि आप एक एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हैं। एंटरप्रेन्योर कहते हैं कि एक ऐसा शख्स जो अपना खुद बिज़नेस शुरू कर ले और जो एक एम्प्लॉयर बन जाए और एक इकॉनमी के अंदर वो ना सिर्फ अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और अपने ख़ानदान के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा हो, बल्कि वो पूरी सोसाइटी को एक उसका प्रोडक्टिव टीम मेंबर बन जाता है। क्योंकि वो कई और लोगों को अल्टीमेटली हायर करके उनको लिए भी रिस्क के लिए अल्लाह ताला उसको मौजब बना देते हैं। एक एंटरप्रेन्योर के लिए ये बहुत एक बड़ी चीज़ है कि एंटरप्रेन्योर होना। क्योंकि हमारी अनफॉर्चुनेटली जॉब जो हमारी जो एजुकेशन मार्केट है, एजुकेशनली जैसे भी हमारा जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, उनकी सारी फोकस होती है कि आप अच्छे एम्प्लॉय कैसे बने। अब अच्छा एम्प्लॉय बनना तो सिखा देते हैं, लेकिन एक अच्छा एंटरप्रेन्योर कैसे बने, ये वो नहीं आपको सिखा पाते जनरली। तो ये इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पाकिस्तान में भी, पूरी दुनिया में इस पे बड़ा काम हो रहा है। मैं यूएसए में होता हूँ, जैसे आपको भाई ने बताया, पिछले 15 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ और यहाँ पे मैंने पढ़ा भी है, मैं यहाँ पे जॉब भी की है, जॉब कर भी रहा हूँ और बिज़नेस भी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो मैं देखता हूँ, जहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप पे बहुत प्रमोट करते हैं, उसको बहुत काम होता है और बाकी दुनिया के कंट्रीज़ में भी ये काम हो रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान अभी इसमें काफ़ी पीछे है। हमें इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने की। उसमें कुछ लोग और कुछ इदारों ने काम शुरू किया है, लेकिन अभी हम मिनहाजुल कुरान के प्लेटफ़ॉर्म से ये हमने इसको हमारे कुछ दोस्तों ने इसको ऊपर सोचा और फिर अल्टीमेटली इसको लॉन्च किया। बल्कि ये मैं आपकी नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूँ, इस प्रोजेक्ट का नाम है रेस पाकिस्तान प्रोजेक्ट। मतलब रेस का मतलब होता है राउज़ एंड इंड्यूस द स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। रेस का मतलब राउज़ होता है कि किसी में पैदा करना, इंड्यूस भी होता है किसी के अंदर पैदा करना, स्पिरिट होता है रूह, एंटरप्रेन्योरशिप की रूह। तो इस प्रोजेक्ट के तहत लेके चल रहे हैं, तो अब एमएसएम के प्लेटफ़ॉर्म पे हम इसकी पूरी सीरीज़ को कर रहे हैं। तो ये अल्टीमेटली इसका मकसद ये है कि हम लोगों में एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करें और आप सब एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बनें। तो ये मेरे बारे में आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है डिटेल, तो मैं इसमें आपको ऑलरेडी मालूम हो गया है। हम आगाज़ करते हैं हदीस शरीफ से। ये हदीस शरीफ का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हदीस शरीफ का एक हिस्सा है। इसमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो रिस्क के जो 10 हिस्से हैं, उसमें से 9 हिस्से ट्रेड में हैं। तो अब आप देखते हैं दुनिया में जहाँ से जिसको भी रोज़ी-रोटी मिल रही है, रिस्क मिल रहा है इंसानों को, तो वो सारे के सारे हिस्सों को अगर आप 10 हिस्सों में डिवाइड करें, तो 9 हिस्से ट्रेड और बिज़नेस से मिल रहे हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं बेसिकली। और जो एक हिस्सा है वो सारी जॉब मार्केट, चाहे वो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, कुछ भी हैं, जो भी जॉब करते हैं, वो उनको एक हिस्से में डाला गया है। तो इससे आप देख सकते हैं कि आप हकीकत में भी आप देखें, लुक अराउंड, कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं दे अर्न वे मोर देन जो एम्प्लॉइज़ होते हैं, जो जॉब कहीं पे करते हैं। तो इसलिए इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसकी तरफ तवज्जो दी जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी इस पे काम शुरू हो गया है, तो इस पे और ज़्यादा से ज़्यादा काम होना चाहिए इंशाल्लाह। तो एक और मैं आपको थोड़ा-सा ब्रीफ़ली इस कोर्स के बारे में बता दूँ कि ये आपको ताकि इसकी सिग्निफिकेंस पता हो। इस कोर्स में हमने जो चीज़ें शामिल की हैं ना, वो हमने समझे कि पूरा निचोड़ दिया है तमाम कॉन्सेप्ट्स का। हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स की डिटेल में ज़्यादा नहीं गए। हमने इसकी कोशिश ये रखी है कि जो चीज़ आप अप्लाई कर सकें अपनी डे टू डे लाइफ़ में, उसको इंक्लूड करें। तो इस किस्म के जो कोर्स होते हैं ना, वो अगर आप यहाँ पे यूएसए में करें ना, तो आपको कम से कम भी अंदाज़न $2000 में आपको ये चार्ज करते हैं इस किस्म का कोर्स का। पाकिस्तान में मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है, वहाँ पे भी काफ़ी चार्ज करते होंगे। जैसा आपको बता रहा हूँ कि ये आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री है, लेकिन इसको
आप कॉम्प्लीमेंट्री को, अगर आपकी ये खुद अपना इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री कोर्सेज़ में लोग ज़्यादा शायद इंटरेस्ट नहीं ले पाते हैं। तो ये अब आपके ऊपर है कि आपको ऐसा वैल्यूएबल कोर्स फ्री में मिल रहा है। आपको अपॉर्च्युनिटी एमएसएम ने प्रोवाइड की है कि आज इसको पूरे कोर्स को आप अटेंड करें, और हमारे जो जिसमें जो पॉइंट्स हम कवर कर रहे हैं, तो इस तरह भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट बेनिफिट होगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब ये बात जैसे हमने पहली स्लाइड पे की थी, ये मैं स्लाइड सॉरी आगे मेरी दूसरी स्क्रीन पे चल रही थी, ये इस हदीस शरीफ की हमने ज़िक्र ऑलरेडी कर लिया। आपको मेरी स्लाइड्स आई थिंक नज़र आ रही हैं, ये वाली हदीस शरीफ की स्लाइड नज़र आ रही है? जी सर, आ रही है। अच्छा, अच्छा, सही है। अच्छा, अब ये इसकी बात कि क्या इस कोर्स करने की क्या ज़रूरत है फिर? अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि इसमें 10 हिस्से हैं, 9 में से 10 में से 9 हिस्से ट्रेड के अंदर हैं, ट्रेड एंड बिज़नेस में है, तो हमें लर्न करने की क्या ज़रूरत है? जब शुरू कर दें इंशाल्लाह अल्लाह ताला बरकत डालेगा। तो ज़्यादातर अनफॉर्चुनेटली हम पाकिस्तानी ऐसे ही शुरू करते हैं बिज़नेस। वो दुआ करा ली, बस इंशाल्लाह बरकत होगी, शुरू कर दिया जी, बिज़नेस शुरू कर दिया। आपको ये स्टैटिस्टिक जो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, 90% स्टार्टअप बिज़नेस फेल। ये वर्ल्ड वाइड स्टैटिस्टिक्स हैं। ये हर जगह ऐसे ही है, और पाकिस्तान में शायद इसका नंबर शायद थोड़ा ज़्यादा ही हो। मतलब मोस्ट बिज़नेसेस जो शुरू करते हैं लोग, एंटरप्रेन्योर जो बनना चाहते हैं, वो फेल हो जाते हैं, पहले चंद सालों में ही। तो वो फिर यहाँ तो वो फेल होके दोबारा जॉब मार्केट में आ जाते हैं, यहाँ पे वो इतने डिसहार्ट हो जाते हैं कि कुछ भी नहीं करते, या उनको बड़ा इकोनॉमिकली डाइवर्स सिचुएशन में आ जाते हैं। तो इसलिए इसको बहुत ज़रूरी है। अच्छा, फेल क्यों होते हैं, वो हमने एक पूरा एक सेशन रखा है, इसके ऊपर आखिरी सेशन है, लेकिन मैं आपको चंद उसमें से पॉइंट बता दूं। सबसे बड़ी वजह फेल होने की यही होती है कि वो अपना जब एंटरप्रेन्योर बनते हैं, उसको वो एक तरीके से लेके नहीं चलते, वो इसकी नॉलेज के बगैर इसमें स्टेप रख लेते हैं, और हर स्टेप पे ये एक साइंस बन चुकी है एंटरप्रेन्योरशिप। ये आर्ट एंड साइंस का कॉम्बिनेशन है। तो लेकिन ये साइंस इस तरह से है कि हर चीज़ में थ्योरीज हैं जो कि टेस्टेड थ्योरीज हैं। अगर आप उनको अपनाएंगे, इंशाल्लाह सक्सेसफुल होंगे। अगर आपको पूरी तरह सही उसकी तकाज़ों के मुताबिक उसको अप्लाई करेंगे, तो कोई चांस ही नहीं है कि सक्सेसफुल ना हो। लेकिन अगर आप हैज़र्डली जाएंगे, तो इंशाल्लाह फिर दुआई कर सकते हैं, फिर अल्लाह ताला बहुत प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, तो सक्सेस के चांस काफ़ी कम हो जाते हैं। इसलिए किसी भी फील्ड में, सिर्फ इसमें नहीं, अगर आप फ़र्ज़ करें कोई डॉक्टर बनना चाहे, वो दुआ करके कहे मैं ऑपरेशन कर दूँ, और उसने कोई तालीम ही ना ली हो डॉक्टर की, और ट्रेनिंग ना ली हो, फेल हो जाएगा। वो दूसरे मरीज़ को भी उसको भी मारेगा, और खुद भी कुछ भी नहीं कर सकेगा। तो इसी तरह इंजीनियर्स का है। कोई इंजीनियर आप ले लें, अगर वो पूरी अपनी एजुकेशन से ना गुज़रे, अपना वो ट्रेनिंग से ना गुज़रे, वो डिज़ाइन करेगा तो वो सारा स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। तो हर चीज़ में ये अल्लाह ताला ने दुनिया का निज़ाम रखा है। वो हदीस की हकीकत अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त, लेकिन अल्लाह ने दुनिया का जो निज़ाम रखा है उसके तकाज़े हैं कि आपको हर चीज़ सीखनी पड़ती है, सीख के उसको प्रैक्टिस में लाना पड़ता है, फिर ही हम सक्सेसफुल होते हैं। तो फिर वो हम 90% कैटेगरी से बचने के लिए हमें उस पे सक्सेस के जो प्रिंसिपल्स हैं, उसको अपनाना पड़ता है। अच्छा, ये अगेन इसमें इस कोर्स का आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कि लर्न द आर्ट ऑफ साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। साथ-साथ मुझे कुछ टाइपिंग टाइपोस नज़र आएँगे तो मैं ठीक करता रहूँगा। आपको आर्ट एंड साइंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप सिखाने के हम कोशिश कर रहे हैं। आर्ट क्या होता है? आर्ट होता है कि एक्सप्रेशन, एक ह्यूमन बीइंग्स की क्रिएटिव और इमेजिनेटिव स्किल्स को आप कैसे एक्सप्रेस करते हैं, दिस इज़ आर्ट। और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें सिर्फ़ आपका ये नहीं, आपको बता दें ये कर लें तो आप सक्सेसफुल हो जाएँगे। आपकी अपनी क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी है, कि आप कितने क्रिएटिव हैं, और आप कितने इमेजिनेटिव स्किल रखते हैं। तो इसलिए ये आर्ट भी है एंटरप्रेन्योरशिप का, एंटरप्रेन्योर बनना। और साइंस क्या होती है? साइंस जो होती है ना, एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है कि किसी भी एक सब्जेक्ट के बारे में। अब इसमें भी एंटरप्रेन्योरशिप में आपका साइंस इस तरह से है कि हर चीज़ की टेस्टेड थ्योरीज़ हैं, जैसे मैं पहले बता रहा था। अगर आप उन थ्योरीज़ को अपनाएँगे, तो आप सक्सेसफुल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएँगे। अगर उन थ्योरीज़ को नहीं अपनाएँगे, तो सक्सेस के चांसेस कम हो जाएँगे।
मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं हो सकते सक्सेसफुल, रिस्क राज़िक अल्लाह ताला है, वो कई लोगों को रिस्क देता है बगैर इन चीज़ों के, वो उसकी मर्ज़ी है। लेकिन जो अल्लाह ने दुनिया के लिए असूल बनाया है, वो यही है कि आप एक स्टडी करें, आप उस पे प्रैक्टिस करें, उसको अप्लाई करें, तो वो चांसेस, प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है सक्सेस की, फिर बरक़ात भी आपकी बढ़ जाती हैं, फिर दुआ का असर भी होता है। तो उसके बगैर जो है, वो फिर खाली दुआ करें और आप उस पे एक्चुअल कंटेंट ना हो और उस पे आपने मेहनत ना की हो और उसके पीछे आपका बैकग्राउंड ना हो, नॉलेज ना हो, तो वो सक्सेस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये दुनिया का उसूल है, ये अल्लाह ताला का निज़ाम ऐसा ही है। तो दूसरा फिर हमने प्रिंसिपल जैसे ज़िक्र किया, वो टेक्निकल प्रिंसिपल्स आ जाएँगे, उसमें आपके क्या-क्या प्रिंसिपल हैं, वो होगा। और फिर तीसरा जो इसका हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम आपको मोटिवेटेड भी करना चाहते हैं। मोटिवेशन एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अगर कोई मोटिवेटेड हो जाए और इंस्पायर्ड हो जाए करने के लिए, उसके अंदर एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। तो हम आपको कुछ केस स्टडीज़ भी दिखाएँगे और आपको कोशिश करेंगे कि आपको मोटिवेशन लेवल आपका बढ़ाएँ, ताकि आप एक एंटरप्रेन्योरशिप बनने की तरफ आपका कदम आगे बढ़े इंशाल्लाह। अच्छा, ये मैंने कुछ कोट्स शामिल किए हैं जस्ट फॉर मोटिवेशन अगेन। ये स्टीव जॉब को कौन नहीं जानता, ये एप्पल कंपनी का फाउंडर था और अब इस दुनिया में नहीं है। तो इसने बेसिकली एक बुनियाद रखी थी एप्पल कंपनी की बिल्कुल बेसिक से। तो उसने कहा था कि आई एम कन्विंस्ड दैट अबाउट हाफ ऑफ व्हाट सेपरेट्स सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम द नॉन सक्सेसफुल वन इज प्योर परसेवरेंस। अच्छा, परसेवरेंस होता है कि आपके अंदर कंसिस्टेंसी हो किसी काम को करने की। अगर हम उसको शुरू कर दें तो उसको डिसहार्ट होके छोड़ ना दें, क्योंकि एंटरप्रेन्योर की राह में बहुत सी मुश्किलात आती हैं। एंटरप्रेन्योर ये नहीं होता कोई, आज आपने बिज़नेस शुरू किया है, चाहे आप सारे रूल्स भी अप्लाई फ़ॉलो कर रहे हैं कि कल आप सक्सेसफुल हो जाएँगे, ऐसी बात नहीं होती। एक निज़ाम है बिज़नेस को चलाना, एक ग्रेजुअली आगे उसकी स्टेप्स तो आपको पॉज़िटिव साइंस तो नज़र आते हैं, लेकिन ओवरनाइट सक्सेसफुल नहीं होता। बहुत चैलेंजेज़ आते हैं, हर स्टेप पे आपको चैलेंजेज़ नज़र आएँगे। तो उसमें फिर परसेवरेंस, आपकी मोटिवेशन और आपकी कंसिस्टेंसी कि आप उस पे कायम रहें और उसको डिसहार्ड होके छोड़ें ना, ये बहुत मायना रखती है। तो यही ये स्टीव जॉब ने बताया इसमें। जेफ बेज़ोस ये बेसिकली एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर है। ये भी बेसिकली इसको आप यकीनन जानते होंगे। ये अमेज़न .com का नाम सुना होगा, ये उसका फाउंडर है। इस वक़्त आई थिंक दुनिया का इसको सबसे ज़्यादा अमीर तरीन शख्स भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सक्सेसफुल बिज़नेसमैन बन गया है। ऑल्दो इमारत एक सक्सेस की कोई निशानी नहीं होती, सैटिस्फैक्शन आपकी निशानी होती है। लेकिन जस्ट चूँकि एक इकोनॉमिक टर्म में इसने बिज़नेस बहुत बड़ा शुरू किया और एक बहुत बड़ी एम्पायर खड़ी कर दी और बिल्कुल थोड़ा-सा बेसिक से शुरू किया था। तो इसके मुताबिक आई न्यू दैट इफ आई फेल्ड I would not regret that, but I knew the one thing I might regret is not trying. ये बड़ा ज़बरदस्त इसका कोट है कि कई लोग जो है वो डिस्कस तो करते रहते हैं आइडियाज़ और बातें भी करते रहते हैं, लेकिन जो सही असल स्टेप है, प्रैक्टिकल स्टेप, वो नहीं लेते, वो ट्राई नहीं करते उसको। ऑल्दो ट्राई करने का मतलब नहीं है कि हैपहैज़र्डली ट्राई कर ले, अगेन वो बात बार-बार रिपीट होगी कि एक सिस्टमैटिक तरीके से ट्राई किया जाए। तो वो आपको ट्राई करने के लिए एक आपको बोल्डनेस चाहिए होती है और एक रिस्क टेकिंग चाहिए होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो वो ये जेफ बेज़ोस कह रहा है कि वो बड़ा ज़रूरी है कि अगर आपने एक चीज़ फेल हो गए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे लोग फेल होते हैं, हम आगे स्लाइड्स में देखेंगे। तो फेल होके उस पे डिसहार्ट नहीं होना चाहिए, आगे चलना, आगे बढ़ना चाहिए और ट्राई करके एक नया आइडिया अगर आपके ज़हन में है, ज़रूर ट्राई करें तरीके से ऑब्वियसली। अच्छा, इसके बाद ये स्कॉट बेल्स्की, ये भी एक बड़ा सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है यूएसए में। इट्स नॉट जस्ट अबाउट आइडियाज, इट्स अबाउट मेकिंग आइडियाज हैपन। अगेन वही बात कि सिर्फ आइडियाज, हमारे कई दोस्त हैं, आपके भी होंगे बहुत सारे, जो आपको आइडियाज पे आइडियाज शेयर करते हैं, ये मेरा आइडिया है, मेरा ये आइडिया है, मेरा ये आइडिया है। आइडियाज की कोई अहमियत नहीं है जब तक कि वो आपका इम्प्लीमेंट ना हो के उस पे आप
आगे बढ़ के उसको इम्प्लीमेंट ना कर दें। हमारे स्पेशली बड़ी हर पाकिस्तानी जो है, हम फुल ऑफ आइडियाज़ होते हैं, हर चीज़ के आइडियाज़। हम डॉक्टर भी हैं, वो कोई बात हो रही थी बड़ी इंटरेस्टिंग कि हमारा हर पाकिस्तानी भाई, हम सब इंक्लूडिंग मी, हम सब डॉक्टर भी होते हैं, हम इंजीनियर भी होते हैं, हम सियासतदान भी होते हैं, हम एक दीनी रहनुमा भी होते हैं खुद ही, और एक बिज़नेसमैन भी अब हो गए हैं। तो हर चीज़ के आइडियाज़ तो हमारे पास बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना, वो बहुत कम लोगों में होता है। ये एक स्किल है, ये एक बड़ी खूबसूरत स्किल है, जो इस स्किल को सीख ले, वो आगे बढ़ता है, बहुत आगे बढ़ता है। आगे चलते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, ये मैंने लिस्ट की हैं चीज़ें जो कि एक एंटरप्रेन्योर क्वेश्चन्स कौन से अ, चाहता है कि उसके आंसर हो। ये मैं आपको 3-3 इकट्ठे करता हूँ इन इंटरेस्ट ऑफ टाइम। सबसे पहले तो स्किल्स क्या होनी चाहिए बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए? फिर कौन-सी प्रोडक्ट और सर्विस को आप शुरू करें? देखिए ना, कोई भी जो बिज़नेसमैन कोई नया स्टार्टअप शुरू करना चाह रहा है, उसका क्वेश्चन होगा कि व्हाट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज़ शुड आई स्टार्ट? कौन से हम ऑफर करूँ, कौन सी प्रोडक्ट सर्विस लॉन्च करूँ? तो एक बड़ा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक बिज़नेसमैन के लिए, कि फिर एक विज़न और मिशन होता है, ये बड़ी सिग्निफिकेंस होती है इसकी, ये आगे जाके हम पढ़ेंगे। फिर होता है कि हू आर माय टारगेट कस्टमर? किनको मैंने सेल किनको करना है? ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक बिज़नेसमैन को, एंटरप्रेन्योर को आंसर करना होता है। हाउ मच मनी आई नीड टू इन्वेस्ट अपफ्रंट एंड हाउ टू गेट होल्ड ऑफ इट? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी हम ये सारे सेशन जो मैं आपको जब दिखा रहा हूँ, आगे अगली स्लाइड में दिखाऊंगा, इन सब पे हमने एक सेशन रखा है आपके लिए, ये तमाम क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। हाउ कैन आई मार्केट माई प्रोडक्ट सर्विस टू माई कस्टमर? मार्केटिंग कैसे करेंगे, सेल कैसे करेंगे? ठीक है, आपने प्रोडक्ट शुरू कर दी, बड़ा अच्छा आइडिया है, बना लिया, शुरू कर दिया, लेकिन अब उसको बेचना कैसे है, कस्टमर तक पहुंचाना कैसे है? वो वो उसके बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंटरप्रेन्योर के लिए। फिर आपका प्रोडक्ट शुरू भी हो गया, आपका बिज़नेस लॉन्च भी हो गया, अब उसको ग्रो कैसे करना है? एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हर सोसाइटी में, हर कंट्री में लॉज़ एंड रेगुलेशन होते हैं। अब एंटरप्रेन्योर के लिए ये बहुत ज़रूरी है, अगर वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन रहा है और आगे बढ़ना है उसने, कि वो लॉज़ एंड रेगुलेशन को फ़ॉलो करे। हर कंट्री के अपने लॉज़ एंड रेगुलेशन होते हैं, तो उसको समझना, उसको फ़ॉलो करना, ये एक एंटरप्रेन्योर के लिए ज़िम्मेदारी है। फिर फाइनेंसेस एक ये बैकबोन है किसी भी बिज़नेस की। पैसा जो आ रहा है आपका, जब बिज़नेस ग्रो होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि पैसा कहाँ जा रहा है, किस एरिया में मेरा खर्च ज़्यादा हो रहा है, किस में कम हो रहा है। तो उसके लिए आप फाइनेंस की ट्रैकिंग करते हैं। इस पे भी हमने आपके लिए एक सेशन रखा है। राइट फेलियर, ये एक बहुत सिग्निफिकेंस है इस टॉपिक की, कि अब जो ज़्यादातर स्टार्टअप फेलियर्स होते हैं, हमने उसकी रीजंस डिस्कस करेंगे कि क्या वजह होती है कि ज़्यादातर स्टार्टअप्स क्यों फेल होते हैं। कुछ तो हमने अभी अर्लियर डिस्कस किया, तो इसकी डिटेल एक पूरा एक सेशन हमने रखा है। तो इसी में अगर हम आपको मैं आगे बताऊं कि हमारा जो ये टॉपिक्स हैं, इसको मैं पूरों का हाईलाइट कर रहा हूँ। ये वाले हमने सेशंस रखे हैं सारे। ये जो पिछले स्लाइड में आपने जो क्वेश्चंस देखे थे ना, वो हर क्वेश्चन का आंसर इन सेशंस में होगा आपके। इनमें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि आप एक बिजनेस को स्टार्ट कैसे करें, और वहाँ से आगे ले जाके उसको किस तरीके से आप लॉन्च करें, किस तरीके से मार्केटिंग करें, पहले फिजिबिलिटी स्टडी भी कर लें, फिर उसकी ब्रांडिंग कैसे करें, अब मार्केटिंग के बाद उसके बाद टूल्स कैसे आप यूज़ कर सकते हैं बिजनेस के सक्सेस के लिए, काउंटिंग बुक कीपिंग उसकी कैसे कर सकते हैं, आप बिजनेस को बढ़ा कैसे सकते हैं, टैक्स और दूसरे लॉज के साथ कंप्लायंस कैसे रख सकते हैं, और लीगल कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से एंटरप्रेन्योर को चाहिए होते हैं नॉलेज, उसको कौन कौन से लीगल कॉन्सेप्ट्स का पता होना चाहिए, वो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। और फिर हम डिस्कस करेंगे कि फेल क्यों होते हैं अगेन। अच्छा, आज का हमारा सेशन था बेसिकली स्किल्स के बारे में, जो इस पे हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। मैं टाइम को भी साथ साथ देख रहा हूँ। तो दो तरह की स्किल्स होती हैं जो कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत ज़रूरी हैं। एक हार्ड स्किल्स और एक होती हैं सॉफ्ट स्किल्स। तो हार्ड स्किल्स का मतलब है कि जैसे टेक्निकल स्किल, जिसको टेक्निकल नॉलेज भी कहते हैं, जो आप अपनी एजुकेशन में और लाइफ टाइम एक्सपीरियंसेस के साथ और डिफरेंट चीज़ों में आपने जो एक्सपीरियंस गेन करते हैं,
उसमें आप सीखते हैं। तो उन सब चीज़ों को हार्ड स्किल्स कहा जाता है। तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आप में कुछ लोग सॉफ्टवेयर की एजुकेशन हासिल कर रहे होंगे, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर बन रहे होंगे, कुछ और आईटी के रिलेटेड डिसिप्लिन में आप हासिल कर रहे होंगे, और कुछ लोग जो है इंजीनियर बन रहे होंगे, कुछ डॉक्टर बनना चाह रहे होंगे, और कुछ अकाउंटेंट बनना चाह रहे होंगे। ये सब टेक्निकल स्किल्स हैं जो हमारी एकेडमिक्स में और जो हमारी एजुकेशन में हम सीखते हैं। तो इन स्किल्स को हार्ड स्किल भी कहते हैं, टेक्निकल स्किल्स भी कहते हैं। तो इसके ऊपर तवज्जो यकीनन हमारी यूनिवर्सिटियों की और हमारे जो भी अदारे हैं उनकी बहुत होती है। लेकिन इसके साथ एक और स्किल्स हैं जो कि इंतहाई ज़रूरी हैं। जितनी हार्ड स्किल ज़रूरी हैं, इतनी ही सॉफ्ट स्किल ज़रूरी हैं। बल्कि अगर मैं ये कहूँ तो ये गलत नहीं होगा कि सॉफ्ट स्किल्स हार्ड स्किल्स से भी ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसकी आप कई अगर लुक अराउंड करें, आपको मिसालें कई मिलेंगी। तो सॉफ्ट स्किल्स होती क्या है? ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं, ये हैबिट्स होते हैं हमारे, कि हम हमारी सोशल एबिलिटी होती है कि हम एज अ पर्सन कैसे हैं, हमारी पीपल स्किल्स क्या हैं, हमारी इंटरपर्सनल स्किल्स क्या हैं, हम लोगों के साथ डीलिंग कैसे करते हैं, हमारी एथिक्स क्या है, हमारे अंदर कंसिस्टेंसी है कि नहीं है, हम हार्ड वर्किंग है कि नहीं है, हम शॉर्टकट तो नहीं लेते, हम कितना ज़्यादा लीडरशिप स्किल्स रखते हैं कि हम लीड कर सकते हैं, लोगों को अपने साथ लेके चल सकते हैं, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, हम लोगों के साथ बात कैसे करें, उनको कम्युनिकेट करके जो हम कहना चाह रहे हैं वो किस तरीके से कम्युनिकेट करें, उनको पहुँचाएँ। ये तो नहीं हो रहा कि हम कह कुछ रहे हैं और वो समझ अगला कुछ और रहा है। तो इसके बाद फिर हमारी पंक्चुअलिटी, हम कितने पंक्चुअल हैं, कि हम पंक्चुअल भी हैं कि नहीं, हम टाइम किसी को देते हैं और आते आधे घंटे बाद हैं। अनफॉर्चुनेटली मुझे बड़े अफ़सोस से कहना पड़ रहा है, एज़ अ नेशन, एज़ अ पाकिस्तानी नेशन हम पंक्चुअल नहीं है। मैं यहाँ यूएसए में रह रहा हूँ पिछले 15 साल से। आप किसी भी नेशन की तरक्की को जब देखते हैं ना, तो उसके पीछे कुछ स्किल्स होती हैं। हार्ड स्किल हमारे में कमी नहीं है, पाकिस्तानियों में हार्ड स्किल की कमी नहीं है। बहुत स्किल्ड लोग हैं पाकिस्तानी। जब ये यहाँ पे आते हैं ना, यूएसए में या यूरोप में कहीं पे भी, आप देखें वो कितना मल्टीप्लाई करते, कितना कंट्रीब्यूट करते हैं इकॉनमी में। वजह क्या है? उनकी हार्ड स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। लैक क्या है फिर पाकिस्तान में, कमी क्या होती है? सॉफ्ट स्किल्स की। सॉफ्ट स्किल पाकिस्तान में फ्लॉरिश होने का मौका नहीं मिलता किसी को, अपने अंदर सीखने का मौका नहीं मिलता, इसलिए वो उतना अच्छा नतीजा नहीं निकाल पाते। जब बाहर आते हैं, यूरोप में आते हैं, अमेरिका में आते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, दूसरे दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में जाते हैं, वो उन सॉफ्ट स्किल्स को लर्न करते हैं वहाँ पे। हार्ड स्किल तो उनमें टेक्निकल स्किल ऑलरेडी मौजूद होती हैं, वो उनको उसमें कमी नहीं है। हमारे पाकिस्तानियों में टेक्निकल स्किल्स की कमी नहीं है। मैं बहुत ठोक बजा के कह रहा हूँ, बहुत अच्छे पाकिस्तानी जब यहाँ पे नए भी आते हैं सारे, इंतहाई स्किल्ड होते हैं। यहाँ अमेरिकन, यूरोपियन से ज़्यादा स्किल्ड होते हैं टेक्निकल स्किल में, हार्ड स्किल में। कमी होती है सॉफ्ट स्किल्स के अंदर। ये जिस दिन वो सीख लेते हैं, उनको तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। हार्ड स्किल मौजूद होती है, सॉफ्ट स्किल की कमी होती है, इसलिए वो पाकिस्तान में इतना फ्लॉरिश नहीं कर पाते। तो इस सेशन में, आज के सेशन में हमने देखेंगे कि सॉफ्ट स्किल्स कौन-कौन सी हैं जो हमें सीखनी चाहिए एज़ एंटरप्रेन्योर। आप पे भी, आप सब लोगों में टेक्निकल स्किल्स की कमी नहीं होगी, और हम इस सेशन में टेक्निकल को ज़्यादा टच नहीं करेंगे। आई एम श्योर आपको सारे अपनी फील्ड के एक्सपर्ट होंगे। आप इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट होंगे, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल में शायद कमी हो, आप इंजीनियरिंग के, मेडिकल के एक्सपर्ट होंगे, आप सॉफ्टवेयर के एक्सपर्ट होंगे, और सारी चीज़ों के एक्सपर्ट होंगे। लेकिन सॉफ्ट स्किल्स को हम इंशाल्लाह टच करेंगे अपने सेशन में, कि आप अपनी सॉफ्ट स्किल्स क्या हैं, कौन सी ज़रूरी हैं और कैसे सीखी जाएँ, इस पे भी हम इंशाल्लाह टच करेंगे। अच्छा, ये एक वीडियो सेशन है, वो मैं इसकी पहले तो ऑडियो, एक छोटी-सी वीडियो है, मैं इसको आपको शेयर करना चाहूँगा। इसमें आपको सॉफ्ट और हार्ड स्किल्स का अ, बताया है। अब आपको इसकी आवाज़ भी आएगी। इसकी आवाज़ पता नहीं आ रही है आपको कि नहीं आ रही Skills. है? Yes, sir. Clearly, this isn't one of mine. But we all have skills that employers want. In particular, they want employees who have the right mix of soft skills and hard skills.
Hard skills are technical knowledge or training gained through any life experience in your career or education. For example, if you've worked in food service or retail, you might know how to use a point of sale system. O si estudiaste algún otro idioma, podrías hablarlo perfectamente. Soft skills, on the other hand, are abilities that can be applied in any job. Think people skills or social skills. These are skills like leadership, lunchtime, problem solving, and organization. Still not sure what skills to list? Here are 10 of the most common. Remember, employers pay special attention to the skills on your resume. Well, I think that's everything. Remember that the smallest moves are sometimes the smartest. Like and subscribe for more tips. हाँ, ये चीज़ जो हमने पहले सीखी है वही इसमें बताई गई है कि जो आपकी हार्ड और सॉफ्ट स्किल्स के अंदर क्या फ़र्क क्या है बेसिकली। तो आई थिंक अब आप सबको समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। तो हम आगे चलते हैं। तो अब हम ना एक करके देखते हैं कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में कौन-सी स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब ये हम में से हर एक को, आप सबको अपने अंदर देखना है कि आया ये स्किल्स आप में मौजूद हैं या नहीं है। ये अगर कोई स्किल हो सकता है इनमें कुछ स्किल्स आप में ऑलरेडी मौजूद हों और कुछ ना मौजूद हों। जो नहीं है उसको आप नोट कर लें और कोशिश करें वो आप में स्किल ज़रूर आए। ये जो मैंने समराइज़ की है ना सारी ये स्किल, सॉफ्ट स्किल जो कि ज़रूरी हैं सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में, ये बहुत सारी लोगों की एक कॉमन राय है कि ये स्किल्स होनी बहुत ज़रूरी होती है। मैंने आखिर में रेफरेंसेस भी दिए हैं कुछ। क्योंकि ये जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो दुनिया में बहुत सारे अच्छे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं और ख़ाली एंटरप्रेन्योर्स नहीं, जो दूसरी फील्ड में भी सक्सेसफुल हैं, जो कि सक्सेसफुल अपने किसी भी एरिया में है, किसी वेलफेयर के कामों में सक्सेसफुल हैं, किसी अपने दीनों रिलीजन के कामों में सक्सेसफुल हैं। उन सब सक्सेसफुल लोगों को लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि उनमें क्या स्किल्स हैं। अगेन टेक्निकल स्किल के तो वो हर अपनी फील्ड के बहुत एक्सपर्ट होते ही होते हैं, लेकिन उनमें कौन-सी सॉफ्ट स्किल्स हैं जो उनको सक्सेसफुल बनाती हैं, वो उसकी सारी समरी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो एक उनमें जो सबसे सिग्निफिकेंट जो इम्पोर्टेंट स्किल्स हैं वो मैंने यहाँ पे आपके साथ समराइज़ की हैं। एक है ऑप्टिमिस्टिक एंड क्रिएटिव। एक तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो एक ऑप्टिमिज़्म होता है, एक पॉज़िटिव थिंकर, एक पॉज़िटिव एटीट्यूड रखने वाला बंदा। एक इंतहाई ज़रूरी है एक सक्सेसफुल आदमी के लिए वो पॉज़िटिव सोचे और उसके ऊपर एम्ब्रेस फेलियर होता है कि अगर वो किसी जगह किसी अपना कुछ चीज़ शुरू की है या अपनी लाइफ़ के किसी भी फ़ील्ड में अगर वो फ़ेल हो गया है एक पॉइंट पे, इसका ये मतलब नहीं है कि दिस इज़ एंड ऑफ द वर्ल्ड। लाइफ़ को कंटिन्यूज़, लाइफ़ गोज़ ऑन। जो गिरते हैं और उठते हैं और आगे बढ़ते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं। कोई ऐसा शख्स सक्सेसफुल आप दुनिया में नहीं देखेंगे, मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूँ। शायद कोई एक्सेप्शन केस हों, शायद ही कोई एक्सेप्शन केस हों। कोई ऐसा नहीं देखेंगे जो अपनी लाइफ़ में किसी एक पॉइंट पे टेम्परेरीली फेल ना हुआ हो। फेलियर होते हैं, फेलियर आते हैं। फेलियर को एक जो दुनिया में फेलियर हो सकता है वो फेलियर उस आदमी के लिए फेलियर ना हो, लेकिन वो दुनिया जिसको फेलियर कंसिडर करती है, वो आते हैं हर एक की लाइफ़ में। लेकिन जो एक सक्सेसफुल आदमी है और एक जो नॉन सक्सेसफुल आदमी है उसमें फ़र्क ये होता है कि जो गिर के उठ जाए वो सक्सेसफुल बन जाता है। उसको बार-बार गिर के उठने वाला बंदा बहुत सक्सेसफुल रहता है, बहुत आगे जाता है। और जो एक दफ़ा गिर जाए, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा गिर जाए, वो डिसहार्ट हो जाए, बैठ जाए, वो आगे नहीं जा सकता। वो फिर उसके लिए फिर ऑप्शन नहीं रहते। दे नेवर गिव अप, थिंक आउटसाइड द बॉक्स। थिंक आउटसाइड द बॉक्स, नेवर गिव अप तो अगेन वही कि वो गिव अप नहीं करते, वो हौसला नहीं छोड़ते, वो आगे बढ़ते रहते हैं। और थिंक आउटसाइड द बॉक्स, अब आउटसाइड द बॉक्स का मतलब है कि एक सोच होती है जो कि आपकी इसमें फिर आपकी वो क्रिएटिविटी आ जाती है, जो मैंने आपको पहले डिस्कस की थी ना कि आर्ट एंड साइंस, ये आर्ट के अंदर आता है कि क्रिएटिविटी। आप एक चीज़ जो देख रहे हैं ना,
उसको जैसे सब देख रहे हैं, उससे थोड़ा-सा हट के देखें। उसको देखें कि वो चीज़ दूर से कैसे नज़र आती है। कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई चीज़ भी आपके केम अक्रॉस आई है, कोई बिज़नेस है या कोई भी आपकी फ़ील्ड में ये जो असूल मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ़ बिज़नेस के लिए अप्लाई नहीं होते हैं, ये आपकी हर ज़िंदगी के हर शोबे में अप्लाई होते हैं। तो किसी भी चीज़ में अगर आपकी कोई सिचुएशन आई है, उसमें आपको श्योर नहीं है आपने आगे क्या करना है इसमें, उसको थोड़ा-सा जैसे पूरी दुनिया सोच रही है, उससे हट के सोचें। और मोस्टली वो लोग बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं जो हट के सोचते हैं और उसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं और उसको लेके चलते हैं और एक नए तरीके से नई चीज़ इंट्रोड्यूस कर देते हैं। अब ये हट के सोचने को कुछ लोग मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं चलो जी हर चीज़ को हट के ही सोचो, वो भी नहीं। जो एक बेसिक सोच है, जैसे फ़र्ज़ करें मैं ये फ़ोन है, मैं फ़ोन पकड़ के इसको जो देखूँगा, जो पहला जो चीज़ मुझे ज़ाहिरी नज़र आ रही है वो तो मैं देखूँगा। फ़ोन मैं देखता हूँ फ़र्ज़ करें बंद है। अब मैं कहूँ मैं हट के सोचूँ कि कुछ और के तरीके से इसको ऑन करूँ, नहीं भाई सबसे पहले जो नॉर्मल तरीका है इसको बटन दबाऊँगा तो ऑन होगा। पहले तो वो करूँगा सारा, अगर वो चीज़ करके काम नहीं हुआ, फिर मैं हट के सोचूँगा कि इसको और किस तरीके से ऑन किया जा सकता है कि इस तरीके से नहीं हो रहा। तो ये एक बड़ा क्लैरिफ़िकेशन मैं देना चाहता हूँ कि किसी कुछ लोगों को हम ये बताते हैं ना जब कि हट के सोचें तो वो कहते हैं अच्छा फिर हट के ही सोचेंगे, जो नॉर्मल चीज़ है सोचने वाली उसको सोचना ही नहीं है। वो नहीं, जो नॉर्मल जो आपके सामने जो बेसिक थॉट्स हैं, जो बेसिक प्रोसेस है थॉट का वो तो आपको अपनाना ही है। लेकिन उस पे रिलाई नहीं करना। अगर उस चीज़ से चीज़ का हल नहीं हुआ, तो बाहर आके देखें और ज़ावियों से देखें और तरीके से उस चीज़ को हल करने की कोशिश करें। आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये अगला जो पॉइंट है वो भी मैं ले लेता हूँ, फिर मैं चंद एक मिसालें भी दूँगा इसकी। तो ये वन एट अ पॉइंट मैंने रखा था लेकिन शायद 2 इकट्ठे आ गए। हार्ड वर्किंग एंड फुल ऑफ एनर्जी होते हैं। अब वो हार्ड वर्किंग का तो किसी को शक नहीं है कि हार्ड वर्किंग के बगैर जो बंदा सुस्त होता है ना, वो सक्सेसफुल नहीं बन सकता। ये लिख लें। सुस्त आदमी सक्सेसफुल नहीं बन सकता। हार्ड वर्किंग बंदा ही सक्सेसफुल बन सकता है। लेकिन हार्ड वर्किंग के साथ आपने देखिए एक और मैंने यहाँ लिखा है स्मार्ट वर्कर। एक होता है कि बस बंदा लगा हुआ है, काम कर रहा है, मैं वर्ड यूज़ नहीं करना चाह रहा। जैसे हमारे पाकिस्तानी में कहते हैं ना गधों की तरह काम बस करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। भाई काम करें लेकिन स्मार्टली करें। स्मार्ट वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज़ वेल। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का कॉम्बिनेशन मिले तो कहाँ ले जाता है हर एक को। स्मार्ट का क्या मतलब है कि वही बात थिंक आउटसाइड द बॉक्स। अगर एक चीज़ आप कर रहे हैं, सारे लोग वैसे ही कर रहे हैं, आप भी वैसे करें, लेकिन देखिए इसको आप किस तरीके से एफिशिएंटली कर सकते हैं, आप उसको स्मार्टली कैसे कर सकते हैं, आप उसको बाकियों से बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं। अब मैं आपको मिसाल इसकी एक दे देता हूँ। अब एक ईंटें पड़ी हैं इधर बहुत सारी, अब मैंने इसको ईंटों को दूसरी जगह लेके जाना है। अब एक तो ये है मैं हार्ड वर्क करूँगा, मैं बाकी बहुत हार्ड वर्क करूँगा, एक-एक ईंट को जितनी मैं उठा सकता हूँ एक टाइम पे उठाऊँ और वहाँ पे लेके जाऊँ, फिर मैं उठाऊँ, फिर लेके जाऊँ, फिर मैं उठाऊँ, पूरा दिन शायद मुझे लग जाए इस काम में। मुझे कोई ये नहीं कह सकता ये हार्ड वर्कर नहीं है, बहुत हार्ड वर्कर हूँ, ऑफ कोर्स एक पूरा पूरा दिन लगा दिया मैंने, 8-10 घंटे मैं पूरी ईंटें उठाई एक-एक करके, उसको सर पे रखा या जैसे भी रखा लेके गया, हार्ड वर्कर। उसके बरक्स एक दूसरा आदमी आता है, वो पहले सोचता है, थोड़ा प्लान करता है, प्लानिंग इसी को कहते हैं। प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्मार्ट वर्किंग की जो रूह है वो प्लानिंग से ही आती है। प्लानिंग क्या होती है? मैं देखूँगा यार ये ईंटों को मैंने वहाँ लेके जाना है तो मेरे पास क्या ऑप्शन है? मैं खाली उठाता ही रहूँ या मैं कोई और तरीके से इसको सोचूँ किस तरीके से मैं इसको लेके जा सकता हूँ जो मेरी मेहनत भी कम लगे और काम भी हो जाए। ये फिर स्मार्ट सोच आएगी। अगर इंसान को ज़हन को हम इस तरफ डालें, आइडियाज़ आने शुरू हो जाते हैं। अगर हम सोचे ही ना, प्लान ही ना करें तो आइडियाज़ नहीं आते। इसलिए वो हम आइडियाज़ लेते हैं, देखते हैं, सोचते हैं। अब मैं देखूँगा अच्छा ये मेरे पास जो वसाइल हैं, अब ये नहीं कि मैं कहूँ जहाज़ आ जाए, वो इनको लेके जाए, क्रेन आ जाए, ले जाए, नहीं। मेरे पास रिसोर्स है, मेरे पास क्रेन नहीं है, मेरे पास जहाज़ नहीं है, मैं नहीं कहूँगा कि मैं जहाज़ आ गया। जो वसाइल हैं, जो चीज़ अवेलेबल है, उन रिसोर्सेज़ को इस्तेमाल करते हुए मैं अपना काम आसान कैसे कर सकता हूँ, इसको स्मार्ट वर्क कहते हैं। और यकीन जानिए जितने सक्सेसफुल लोग बनते हैं वो स्मार्ट वर्कर होते हैं, यकीनन होते हैं। उनके पास शुरू में रिसोर्सेज़ नहीं होते ज़्यादा, वो स्मार्ट काम कर के रिसोर्सेज़ भी पैदा कर लेते हैं अपने। तो मैं अगर ईंटों की मिसाल दोबारा देता हूँ, मैं देखूँगा कि अच्छा मेरे पास शायद एक
मैं एक अभी वैसी मिसाल दे रहा हूँ कि एक छोटा सा कोई चीज़ पड़ी है जो के ऊपर रोल कर सकती है। मैं करूँगा अच्छा वो एक डंडे हैं, 2 गोल डंडे हैं, चलो उसके ऊपर एक फट्टा रखता हूँ और एक तरह का पहिया सा बन जाएगा, उस पे पूरी मैं लोड करता हूँ ईंटें और आहिस्ता-आहिस्ता चूँकि पहिया व्हील फॉर्मल व्हील नहीं है, आहिस्ता-आहिस्ता उसको दूसरी तरफ ले जाऊँगा। अब जितनी मैंने उठानी है उससे 10 गुना मैं एक फट्टे के ऊपर रख दूँगा ईंटें, उसके नीचे 2 गोलाई के मैंने पाइपें रख ली या कुछ ऐसी चीज़ रख ली जिससे मैं आहिस्ता-आहिस्ता ले गया पूरा। वैसे मैंने 8 घंटे का जो काम करना था, मेरे ख़्याल में मेरे शायद 2 से 3 घंटे में सारा काम खत्म हो जाएगा। सिर्फ़ इसलिए कि मैंने प्लान किया, उसको सोचा कि प्लान कैसे करूँ, उसको स्मार्टली कैसे करूँ। तो ये बड़ा आपकी हर फ़ील्ड में, हर एरिया ऑफ़ लाइफ़ में स्मार्ट वर्क हो सकता है। बस हमें बैठ के सोचना पड़ता है और राइट डायरेक्शन में सोचना पड़ता है और राइट डायरेक्शन में काम करना पड़ता है। अच्छा, अब मैं उसको आपकी जो पहले की एक मिसाल थोड़ा दूँगा, मैं टाइम के साथ देख रहा हूँ। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो नेवर गिव अप की मैं मिसाल देना चाह रहा हूँ, बड़ी ज़रूरी थी इसलिए मैं इसमें ये मिसाल देना चाहूँगा। इसमें आपको मैं जो रियल लाइफ़ के कुछ लोगों के एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे कि एक बड़ा अच्छा राइटर है, उसका नाम है जैक कैनफ़ील्ड। वो इस वक़्त उसकी जो पूरी की पूरी जो बिज़नेस एम्पायर है ना, वो मल्टी बिलियन डॉलर की है। मतलब वो एक बहुत सक्सेसफुल बिज़नेसमैन बन चुका है। उसका जो ब्रांड है बिलियन डॉलर प्लस का है। अब उसने जब शुरू किया था ना तो उसने एक किताब लिखी। वो किताब लिख के ना उसका ख़्याल था ये किताब बड़ी चलेगी क्योंकि मैंने बड़ा ज़बरदस्त मार्का मार दिया, कोई बड़ी ज़बरदस्त किताब लिख दिया। उसका नाम था चिकन सूप ऑफ द सोल। वो एक ये क्रिएटिविटी के ऊपर ही थी कि आप एक अच्छे सक्सेसफुल आदमी कैसे बनते हैं। अच्छा, उसने वो किताब लेके ना पब्लिशर के पास लेके गया। उसने कहा नहीं यार ये मैं नहीं पब्लिश कर सकता, फ़ेल, ये तो इस काबिल ही नहीं है कि छपे। अच्छा, उसने कहा कोई बात नहीं, वो दूसरे के पास ले गया। दूसरे ने भी कहा यार ये नहीं छप सकता, तीसरे के पास, चौथा, 5वाँ, छठा, 7वाँ, 8वाँ, 9वाँ, 10वाँ। आप यकीन करें सक्सेसफुल लोग कैसे होते हैं आपको इससे मिसाल मिलेगी। 10 लोगों ने फ़ेल कर दिया, 20 लोगों ने फ़ेल कर दिया। ये आप देखें ना आप हम अपनी ज़िंदगियों पे सोचें इसको, हमारे साथ ऐसा हुआ हो, हमारे पास कोई बिज़नेस आइडिया आया हो या हमने कोई किताब लिखी हो, हम लेके जाएँ किसी के पास वो क्या ये नहीं यार ये नहीं छप सकती, यार ये क्या लिख दिया फ़िज़ूल है ये तो। दूसरे के पास ले जाके नहीं छप सकती। लेकिन यकीन उसमें सब्सटेंस हो उसको अपने ऊपर यकीन था। अब ये अपने ऊपर यकीन होना सबसे इम्पोर्टेंट होता है, कि आपको अपनी चीज़ के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, आपकी सर्विस के ऊपर, अपने कंटेंट के ऊपर, अपनी बुक जो भी कुछ आपकी क्रिएटिविटी है, उस पे यकीन हो। आपको दिलो-जान से यकीन हो कि ये चीज़ सही है और चलेगी भी। अब मशवरा भी करें और लोगों से, मशवरा बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसने उसको थोड़ा कस्टमाइज़ भी किया। वो जितने लोगों से मिलता था ना, उसको वो कुछ ना कुछ आइडिया देते थे, तो उसको थोड़ी-सी चेंजेज़ करता रहा, थोड़ी-थोड़ी चेंजेज़ करता रहा, उसको अपडेट करता रहा अपने कंटेंट्स को। ये भी नहीं होता कि आप एडमेंट बन जाएँ, यानी किसी की बात सुने ही ना कि नहीं मैंने सोच लिया सही है तो सही ही है। हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। लेकिन डिसहार्ट नहीं हुआ। आप इमेजिन नहीं कर सकते, वो कितने लोगों के पास गया। 144 पब्लिशर ने उसको फ़ेल किया कि तुम्हारी हम नहीं छा सकते। 144 आप मतलब हम अपनी लाइफ़ में इमेजिन कर सकते हैं कि हमें 10 दफ़ा भी फ़ेल हो जाए, हम 11वीं दफ़ा उठेंगे? हम शायद कहेंगे यार ये तो है ही नहीं हमारे लिए। 144वें बार 145वें के पास गया ना, उसने कहा यार ये इसमें दम है, मैं छापता हूँ इसको। तो इसका ख़्याल इसने उसको बताया कि मेरे ख़्याल में ये 1.5 मिलियन 15 लाख बिक जाएगी। वो हँसने लग गया। ऑल्दो उसको था कि बिक जाएगी, लेकिन उसका ख़्याल था ये शायद 15-20 हज़ार बिक जाए, इससे ज़्यादा नहीं बिकेगी। उसने कहा मैं छाप देता हूँ तुम्हारी ये 15-20 हज़ार से ज़्यादा नहीं बिकने लगी। और उसने जब छापी वो 8 मिलियन कॉपी 80 लाख यूएसए में बिकी और 10 मिलियन वो दुनिया में बिकी। 1 करोड़ डेढ़ पौने 2 करोड़ उसकी किताब बिकी वो वाली। नंबर 1 सक्सेसफुल बुक अपने टाइम की रही है। और अब वो उसके बाद उसने दूसरी बुक लिखी, तीसरी लिखी और नाउ इज़ अ मल्टी बिलियनेयर पर्सन। वो बहुत सक्सेसफुल है। अब वो खुद कहता है कि अगर मैं 100वें जब मुझे 100th पब्लिशर ने रिजेक्ट किया था, अगर मैं उस वक़्त बैठ जाता,
तो मैं आज कुछ भी ना होता, मुझे कोई जानता भी ना होता। 100 में पे रिजेक्ट करने की बात हो रही है। ये बड़ी खूबसूरत मिसाल थी, तो मैंने आपको ज़रूर देना चाहता था। एक और मैं आपको मिसाल देता हूँ। थॉमस एडिसन का नाम सबने सुना है, उसने बल्ब इजाद किया था। आपको आपको शायद कई लोगों को ऑलरेडी पता होगा, बड़ा फेमस आदमी है। उसने कितनी दफ़ा फेल हुआ था। बल्ब जब असल में इजाद करने से पहले, लाइट बल्ब, बल्ब इजाद करने से पहले वो 10 दफ़ा, 20 दफ़ा, 30 दफ़ा नहीं, 100 दफ़ा भी नहीं, 200 दफ़ा भी नहीं, 1000 दफ़ा फेल हुआ। उसका जो उसको आइडिया आता था फेल हो जाता था, आइडिया आता था फेल हो जाता था, आइडिया आता था फेल हो जाता था। लेकिन वो गिव अप नहीं किया, वो लगा रहा। आपने एम्ब्रेस फेलियर, नेवर गिव अप। देखें जो आपके पॉइंट्स मैंने स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, पॉजिटिव थिंकर होते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड रख के चलते हैं और नेगेटिव चीज को उठा के फेंकते हैं। हमारी कौम में अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव थिंकिंग बहुत जल्दी बढ़ती है। आप सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं, कोई नेगेटिव थॉट ऐसे बढ़ता फैलता है। पॉजिटिव थिंकिंग को हम प्रमोट नहीं करते, वो बैठी रह जाती है। और लोग खुद अपने अंदर, वो जिनके अंदर पॉजिटिविटी नहीं होती, तो वो नेगेटिविटी पे बड़ी इजीली चल जाते हैं। फिर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज एक हमारा कॉमन एक अम्ब्रेस करते हैं जी, इसमें साजिश है, इसमें साजिश है, साजिश है। देखिए उसमें क्या होता है, अगर साजिश हो भी ना, लेकिन हमारा ब्रेन अल्लाह ने ऐसे बनाया है, अगर हम कह देना कि बिलीव कर ले यार इसमें कोई साजिश हो रही है, मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता, इसमें मेरे फलाने का वो उसका हाथ है, वो साजिश कर रहा है, जो भी कर रहा है, वो मेरे पीछे टांग खींच रहा है। सो व्हाट, आप उसको रिजेक्ट करें, आप अपना काम करते जाएं, अगलों को अपना काम करने रहें। जो साजिश का ज़हन में सोचने से इंसान डिसार्ड हो जाता है, डिसार्ड हो जाता है, उसकी मोटिवेशन खत्म हो जाती है। उसकी मोटिवेशन खत्म होती है तो वो आगे गिव अप कर जाता है, उसमें वो एनर्जी खत्म हो जाती है। ये साइंस ने प्रूव किया है। जब हम पॉजिटिव सोचते हैं ना, मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने वो चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं की, वो रिसर्च की स्टडीज। एक सेरोटोनिन एक केमिकल है जो हमारे ज़हन में क्रिएट होता है, हमारे ब्रेन क्रिएट करता है, जो हमारे दिल में आता है, वो हमें एकदम मोटिवेशन देता है जब हम पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं। पूरी के पूरा इंसान जो है उसके ऊपर पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ने लग जाता है, अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं। जब हम नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं तो एक एक केमिकल हमारी बॉडी के अंदर वो जनरेट होता है, वो हमारे सारे के सारे वजूद को ढीला कर देता है, हम सुस्त हो जाते हैं, हम गिव अप कर जाते हैं, हम मायूस हो जाते हैं दूसरे लफ्ज़ों में। तो उससे क्या होता है कि हम आगे का कोई स्टेप ही नहीं लेते। इसलिए पॉजिटिव एटीट्यूड इज़ की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम आगे थोड़ी-सी टिप्स भी देंगे, हमारे पास टाइम बचेगा तो, कि हम किस तरीके से ये चीज़ें अपनाएँ। मैं आपको ज़रूर इसमें टाइम निकाल के दूँगा ये टिप्स आपको इंशाल्लाह। अच्छा, एक और मिसालें बहुत हैं, आपको हज़ार मिसालें मैं दे सकता हूँ फेलियर की, कितने लोग फेल हुए फिर सक्सेसफुल हुए। एक और बड़ा मशहूर है जो कि वो मैं आपको दे देता हूँ। वो हैरी पॉटर, आपने नाम सुना होगा, बड़ी मशहूर एक किताब चली है और उसके बाद उसपे फ़िल्में बनी है। बड़ा सक्सेसफुल उनका पूरा था वेंचर। उसकी जो राइटर थी उसने भी जब किताब लिखी थी ना, उसको उठा के उसको मारी थी पब्लिशर ने, यार ये क्या लिख दिया है, जंक है, ये तो कुछ नहीं, ये तो इसको कुछ इसमें दम नहीं है। वो भी ऐसे कोई 30-40 जगह फेल हुई, फिर जाके वो पब्लिश हुई, बेस्ट सेलर बन गई, उसपे फ़िल्में भी बनी और उसपे कितना ज़बरदस्त उसका इस वक़्त आई थिंक वन ऑफ द यूके की बड़ी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। अच्छा जी, सेल्फ डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रैक्टिकल, ये एक ऐसी खूबी है जो एक आदमी को सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल बनाने में बहुत अहम रोल प्ले करती है। आज का हमारा पूरा सेशन इन्हीं पे होगा। आज हम जो असल बिज़नेस कैसे करना है वो हम नेक्स्ट सेशन से शुरू करेंगे। आज का पूरा सेशन है ही सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर। क्योंकि जैसे आप देख रहे होंगे, मैंने आपको बताया कि सॉफ्ट स्किल्स की वजह से बहुत से बिज़नेस फेल होते हैं। हमारे अंदर सॉफ्ट स्किल की कमी होती है। इसलिए मैंने ये पूरा सेशन हमने रखा ही इस पे है कि आपको बताया जाए कि कौन सी सॉफ्ट स्किल जो आप देखें आप में मौजूद नहीं है, उसको आप में पैदा हो सकती है। अच्छा, ये एक बड़े खूबसूरत चीज़ मैं आपको बाद में बताऊँगा। ये ऐसी बात नहीं है कि अगर इनमें से कोई चीज़ हमारे नहीं है, तो बस हम में नहीं है। नहीं, वो कैसे पैदा होती है, हम देखेंगे कि आगे। सेल्फ डिसिप्लिन इज़ एन एबिलिटी टू मेक योरसेल्फ डू व्हाट यू शुड डू राइट नाउ एंड व्हेन यू शुड डू इट वेदर यू फील इट और नॉट। अच्छा, अब ये नहीं होता कि आप सेल्फ डिसिप्लिन को कहें कि आपने काम जो करना है मैं कर ही लूँगा, आज नहीं कल परसों कर लूँगा, नहीं। अगर आपने आज करना है, आज ही करें, ये सेल्फ डिसिप्लिन है। आज करना था, परसों करेंगे, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रहा। वो बंदा लेथार्जिक हो गया, वो हार्ड वर्किंग नहीं रहा,
वो शायद सक्सेसफुल ना रह सके। जब जो काम करना है उसी वक्त करने को आप सेल्फ डिसिप्लिन कहते हैं और ऑर्गेनाइज कहते हैं और प्रैक्टिकल कहते हैं। इसमें पंक्चुअलिटी क्रिटिकली इंपॉर्टेंट, मैनेज टाइम प्रॉपर्ली। मतलब अगर आपने किसी को 10 बजे का टाइम दिया है, हम हमारी अनफॉर्चुनेटली अगेन मैं इसको नेगेटिव ना समझे, मैं इन चीज़ों को इसलिए बार-बार बता रहा हूँ कि ये हकीकत है। इसको हमें अपने अंदर देख के इन चीज़ों को उठा के बाहर फेंकना है। हम एज़ अ नेशन हम पंक्चुअल नहीं है। हम 10 बजे के टाइम को सवा 10 समझते हैं, साढ़े 10 समझते हैं। आप आप अपने अंदर देख लें, मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। हर बंदा अपने अंदर देख ले आप कितने पंक्चुअल हैं। जो आपको जितने बजे आपको काम करना होता है, आप उस वक़्त काम उस टाइम पे शुरू करते हैं, या ये अंडरस्टैंडिंग बन गई है हमारी पाकिस्तानी कौम की कि 10 का मतलब ही साढ़े 10 या 11 है और कई दफ़ा साढ़े 11 है शायद। ऐसा नहीं है, तो ये क्यों है? यहाँ पे मैं पिछले 15 साल से यूएसए में रह रहा हूँ। यहाँ पे 10 का मतलब 10, 10 बज के 1 मिनट नहीं। आप 10 बज के 1 मिनट में अगर आपकी मीटिंग 10 बजे शुरू नहीं है, 10 बज के 1 मिनट पे अंदर दाखिल हो रहे हैं, यू आर लेट। आपको सारे शक्लें देख रहे होंगे, यार ये क्या, ये लेट आया बंदा। यू हैव टू बी पंक्चुअल हर फील्ड में। पंक्चुअल नहीं है, सक्सेस नहीं है। अगर आप कहते हैं बाकी पंक्चुअल नहीं, मैं भी वैसे करूँ, तो भाई आप में और इनमें फ़र्क क्या रह गया फिर? आप भी फिर हम वैसे ही हैं, अगर हम दूसरा नहीं कर रहा, हम नहीं कर रहे। हम खुद से शुरू करते हैं एक चीज़, फिर वो आगे चलती है। और जब तक हम एज़ अ नेशन खुद से शुरू नहीं करेंगे, हर चीज़ पंक्चुअल और मैनेज टाइम प्रॉपर्ली नहीं कर सकती, किसी और को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अपने से हम शुरू, कोई भी चीज़ करनी है हम अपने से शुरू ज़रूर कर सकते हैं, तो उसको ज़रूर अपनाना चाहिए। फिर भी माइंडफुल एंड लिव इन द प्रेजेंट, ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसका माइंडफुलनेस होता है कि आप जहाँ मौजूद हैं ना, पूरे वहाँ पे मौजूद हैं। ये नहीं कि आपका ज़हन कहीं और है। अब फ़र्ज़ करें हमारा ये कॉमन होता था, मुझे भी पता है, मैं भी स्कूल और कॉलेज में पाकिस्तान में भी पढ़ा हूँ और यहाँ पे भी पढ़ा हूँ। एक कॉमन ट्रेट होता है कि हम बैठे तो क्लास में हैं, हमारा ज़हन कहीं और होता है। वो फिर हम क्या सीखेंगे जो सिखा रहा है हमें टीचर। तो माइंडफुलनेस होता है कि जहाँ आप मौजूद हैं फिज़िकली, आपका माइंड भी वहाँ मौजूद है। अब फ़र्ज़ करें, और सिर्फ़ एजुकेशन के अंदर नहीं है, हर फ़ील्ड में, आप दफ़्तर में बैठे हैं, हमारा माइंड फुल कमिटमेंट के साथ हम वहाँ बैठे हैं। नहीं सोच कुछ और है, हमने शाम को क्या करना है, हमने दोपहर को क्या करना है, उस वक़्त क्या करना है। ड्रीम कर रहे हैं या कुछ ड्रीमिंग कर रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, वो चीज़ फिर इंसान को सक्सेसफुल नहीं बना सकती। प्रेज़ेंट मोमेंट में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको माइंडफुलनेस कहते हैं। वेरी, वेरी क्रिटिकली इंपॉर्टेंट। फिर अगला है ऑर्गेनाइज़्ड। ऑर्गेनाइज़ होता है कि जो चीज़ जब करनी है उसी वक़्त करें, उसको अपनी तरीकों तरतीब से रखें, तरतीब से रखना, ये एक आदत है, हैबिट है। ये इंसान को बन जाए तो उसको सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है ऑर्गेनाइज़ रहना। इसको किसी को भी देखना है तो आप किसी के, मैं कहता होता हूँ कि आप किसी के घर में जाके ना, उनका सिंपल उनका घर का कमरे देख लें, उनका किचन देख लें, उनका इवन सफाई के लिए ऑर्गेनाइज़ देखना है तो उनके बाथरूम देख लें। आपको पता चल जाएगा कितने ऑर्गेनाइज़ और डिसिप्लिन लोग हैं। बड़ा ईज़िली पड़ जाए, आप अपने घरों में खुद झाँक सकते हैं, देख सकते हैं क्या हाल है। अब हम देखें मेहमान आएगा तो ठीक करना है, भाई हम खुद, एक आपका अच्छा एनवायरनमेंट होता है ना जब, खुद ब खुद आपके अंदर वो जो केमिकल मैंने बताया था सेरोटोनिन पैदा होता है, एक अच्छा माहौल देख के। जैसा भी हम जिस तरह के भी घर में रह रहे हों, डज़न्ट मैटर, अगर हर एक चीज़ ऑर्गेनाइज़ तरीके से पड़ी है, उसमें सफाई है, हर चीज़ खूबसूरत, जो चीज़ जहाँ पड़ी होनी चाहिए, वहाँ पड़ी है, खुद ब खुद एक आपके अंदर वही सेरोटोनिन पैदा होके आपके अंदर एक एनर्जी पैदा हो जाती है। आप काम करने का आपका दिल भी चाहता है, आपके अंदर एक क्रिएटिविटी पैदा हो जाती है, आप एक ऑप्टिमिस्टिक बन जाते हैं खुद ब खुद ही। तो ये इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा पैसा खर्चने की ज़रूरत ही नहीं है। जो जैसी चीज़ें हैं उन्हीं को ऑर्गेनाइज़ रखने से इंसान में क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। साइंस ने प्रूव किया है, बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं, एक अनऑर्गेनाइज़्ड आदमी की लाइफ़ और एक ऑर्गेनाइज़्ड आदमी की लाइफ़ घरों में ही। तो जो ऑर्गेनाइज़ तरीके से रहते हैं घरों में, उनके अंदर एक बड़े वो खुश दिल लोग होते हैं, बड़े खुशमिज़ाज लोग होते हैं। और जो बड़े हैपैज़र्डली हर चीज़ फैली हुई है, इधर पड़ी है, उधर पड़ी है, सुबह उठ के जो बिस्तर भी सही करना नहीं कर रहे, वो इधर पड़ा हुआ है, जैसे पड़ा हुआ है। उनकी लाइफ बड़ी वो एक इरिटेटेड से लोग आपको मिलेंगे, वो ज़्यादातर इरिटेशन उनमें होगी, आपको नज़र आएगी। तो ये अब सबको अपने अंदर खुद देखना है, आपको अपने अंदर खुद देखना है कि हम खुद ऑर्गेनाइज़्ड हैं। अच्छा, ईट हेल्दी एंड डू रेगुलर एक्सरसाइज़, ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। एक
सेल्फ डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन हर चीज़ में आती है। अब ईट हेल्दी का ज़रूरत इसलिए होती है कि अगर हम ईट हेल्दी करेंगे तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी ज़हन पे होता है और हमारी बॉडी के ऊपर होता है। अगर हम हेल्दी फील करेंगे तो हमारी पॉजिटिव थिंकिंग ज़्यादा होगी। अगर हम होंगे ही इतना ज़्यादा कुछ खा लिया और यानी इतना भी नहीं छोड़ा कि डकार भी मार सकें और ओवर ईटिंग कर ली। अब रमज़ान में देख लें आप हम कैसे खाते हैं। हम सहरी और इफ्तारी के वक़्त क्या अपना हाल करते हैं, अपने अपने आप के साथ क्या हाल करते हैं। इसी में देख लें आप जितना आक़ा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि भूख रख के खाओ, बहुत आज साइंस उसको बता रही है कि कितनी ज़्यादा सच्ची चीज़ है ये, भूख रख के खाना। भूख रख के खाने का मतलब कि ओवर ईट ना करें, स्टमक को फुल ना करें। जितना आप आराम से खाते हैं, उससे थोड़ा-सा भूख रखी हो ख़त्म अभी, उसमें थोड़ा स्टमक में जगह रखें, वहाँ छोड़ दें आप। रोज़े में भी कर दें, कुछ नहीं होगा आपको, यकीन कर लीजिए। अगर आप थोड़ा-सा भूख रख के खा के रोज़ा रख के देखें, खजूर खा लें 1-2 एक्स्ट्रा बस, देखिए आपको कैसा ज़बरदस्त रोज़ा गुज़रता है। तो उसके बाद शाम को आप आजकल भी एक्सरसाइज़ करें, क्यों नहीं करते? ज़रूर करें। तो ये बल्कि मैं आपको एक मिसाल दूँगा कि कैसे ये चीज़ मैंने सीखी। तो अब ये चीज़ें हम सीख सकते हैं। हमें बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होती, लेकिन हम यकीनन सीख सकते हैं सब चीज़ों को। इसको हमने सिर्फ़ अपनी हैबिट बनाना है, आदत बनाना है। अच्छा, एक और मज़े की चीज़, ये जितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी की सारी हमें ये तो हम मैं अभी तो कोट कर रहा हूँ ना एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की ज़िंदगी से और ये वो सारी चीज़ें ज़िंदगी की आज की लाइफ़ में कोट कर रहा हूँ। लेकिन हम एज़ अ मुसलमान, हमारे लिए तो ये उसवा-ए हुस्ना में मिलती है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ़ में ये सब चीज़ें मौजूद हैं ऑलरेडी। ये उनके उसवा-ए हुस्ना का हिस्सा हैं। आप देखिए ये सारी चीज़ें हमारे पास गोल्डन रूल्स ऑलरेडी मौजूद हैं। बस हमने उसको इस नज़र से नहीं देखा कि एज़ अ एंटरप्रेन्योर बनने के लिए वो चीज़ें कितनी एक हमें तो डबल फ़ायदा है। हमें एक तो आखिरत भी बनती है इन चीज़ों को अपनाने से और दुनिया भी बनती है। कहते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, दुनिया में भी हसना है, वल आखिरत ही हसना भी है इन चीज़ों को अपनाने से। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब अगली जो हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अच्छा, फ़ोकस्ड एंड गोल ओरिएंटेड। तो जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो फ़ोकस्ड होते हैं। वो हर चीज़ शुरू नहीं कर लेते। फ़ोकस का मतलब होता है कि आपने एक गोल रखा है ना, आप में उसमें फ़ोकस रहें। और इसकी मैं एक मिसाल आपको देता हूँ कि अ, बिज़नेस ही शुरू कर रहा हूँ मैं। मैंने नया बिज़नेस शुरू किया है। मेरे ज़हन में 50 आइडियाज़ आएँगे। आइडियाज़ की तो वैसे ही मैंने वैसे ज़िक्र किया था, कमी नहीं है हमारे लोगों में। लेकिन हमें एक आइडिया लेके चलना है एक एट अ टाइम। कुछ लोग होते हैं कहते हैं मैं ये भी करूँगा, ये भी करूँगा, ये भी करूँगा, ये भी करूँगा। मैं कर सकता हूँ, कर भी सकते होंगे शायद अपनी ज़िंदगी में, लेकिन वो फ़ोकस नहीं हो पाते फिर। एक चीज़ के ऊपर फ़ोकस ना हो, तो हम उसमें सक्सेस के चांसेस कम हो जाते हैं। तो हमें अपनी ज़िंदगियों में भी, बिज़नेस में भी और अपनी रेगुलर डे टू डे लाइफ़ में फ़ोकस होना बहुत ज़रूरी है, कि जो हम काम कर रहे हैं उसको ब्रेक डाउन करें, छोटे-छोटे गोल्स में डेली गोल सेटिंग करें और फिर उसकी तरफ काम करें। 10 चीज़ें अपने गोल में ना रखें, छोटी-छोटी चीज़ें गोल में रखें, पहले उनको अचीव करें, फिर अगला स्टेप लें, अगला स्टेप लें, अगला स्टेप लें। अ, उसमें हर रोज़ उसमें प्रोग्रेस करें, तब आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी में कैसी तब्दीली आनी शुरू हो जाएगी। तो उसमें एक और मैं आपको एक देना चाहूँगा, ये अच्छा अब जो-जो लोग फ़ोकस होते हैं ना उनकी ज़िंदगी में हर चीज़ में या फिर अब डिसिप्लिन आ जाता है, फिर डिसिप्लिन भी इसमें आ जाता है, फ़ोकस भी आ जाता है। अब आपको मैं एक डे टू डे लाइफ़ की मिसाल देता हूँ। अब आजकल फ़ेसबुक और व्हाट्सऐप में हर कोई होता है। तो आप देख रहे होंगे एक ही चीज़ शेयर हो रही होती है 10 जगहों से, इधर से आ रही है, वो उधर से आ रही है, उधर से आ रही है, उधर से आ रही है, वही चीज़ आप 10 जगह पढ़ रहे हैं, एक ही चीज़ बार-बार, बार-बार पढ़ें। तो उसके लिए कुछ जो ऑर्गेनाइज़ लोग होते हैं वो कोशिश करते हैं एक चीज़ फ़ोकस्ड रहे, एक ग्रुप बनाया फ़र्ज़ करें एक मकसद के लिए। उसमें आपने उसमें बता दिया कि इसमें यही चीज़ शेयर करनी है। जैसे इसमें आपका व्हाट्सएप ग्रुप अब बन गया है, तो इसमें आप अपने बारे में बताइए जैसे उन्होंने आपको इनवाइट किया कि ताकि आपकी नेटवर्किंग भी होगी। लेकिन उसमें आप ये हर चीज़ शेयर ना करना शुरू कर दें। आप फ़र्ज़ करें आपको कहीं से कोई अच्छी बात नज़र आई, ये खाने से अभी बड़े शेयर हो रहे हैं कोविड-19 और ये कोरोना वायरस खत्म हो गया था, आप उसमें भी शेयर कर दें ग्रुप। भाई वो आपके 50 और ग्रुप है जिसमें चीज़ें शेयर हो रही हैं। इसको रहने दें सिर्फ़ एंटरप्रेन्योरशिप की डेवलपमेंट के लिए, अपनी नेटवर्किंग के लिए।
आप इसको सिर्फ इसी के लिए यूज़ करें। अगर आप इसमें सर्च चीज़ें शेयर करनी शुरू कर देंगे, 50 और जगह पे हो रही है, आप फ़ोकस नहीं रह गए ना। इसका मतलब है कि पता चल रहा है बंदा फ़ोकस नहीं है। वो हर जगह हैपहैज़र्डली सब कुछ जा शुरू कर रहा है। फ़ोकस होके आपको देखना होता है कि जो चीज़ जिस मकसद के लिए है, उसको उसी के लिए इस्तेमाल करें। इससे इंसान के अंदर एक तो ऑर्गेनाइज़ेशन आती है, उसकी फ़ोकसनेस का पता चलता है और वो लर्न करता है कि कैसे वो अपनी गोल्स को फ़ोकस रखता हुआ आगे बढ़ सकता है, अचीव कर सकता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर इससे अगला एक स्टेप और हम चलते हैं, बोल्ड एंड रिस्क टेकर। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है चीज़ एक एंटरप्रेन्योर में, कि एंटरप्रेन्योर रिस्क लेता है, लेकिन आपने देखें कि मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है कैलकुलेटेड रिस्क। कैलकुलेटेड रिस्क वो होते हैं कि आप ये नहीं कि भाई मैं वो छलांग ला दिया जी, कोई गल नहीं, कुछ नहीं होता। मुझे स्विमिंग नहीं आती, मैंने दरिया में छलांग मार दी, कुछ नहीं होता जी, अल्लाह मालिक है। नहीं भाई नहीं, ये रिस्क नहीं है, बेवकूफ़ी होगी। इसको कैलकुलेटेड रिस्क नहीं कहते। कैलकुलेटेड रिस्क होता है कि आप पहले अच्छी तरह जो करना चाहते हैं सीखें। अब आपने सीख लिया, अब ना डरें। अब ना डरें, यार मैंने छलांग मारी, क्या होगा, क्या होगा? आपको पता है आपने दरिया पार करना ही करना है और कोई रास्ता नहीं है आपके पास आगे जाने का। कोई पुल भी नहीं है, उसका कोई किश्ती भी नहीं है। आपने करना ही है और आपको स्विमिंग भी आती है, सीखी हुई है आपने। फिर ना घबराते रहें। नहीं यार, आपने देख लिया यहाँ मगरमच्छ भी नहीं है इस एरिया में, आप जा सकते हैं। बस थोड़ी आपको मेहनत करके निकलना है और लोग जा भी रहे, निकलते भी हैं। फिर घबराते ना रहें किनारे पे खड़े होके, नहीं यार मैं जंप मार दी, डूब ना जावा, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। नहीं यार, मारें, देख लें, रिस्क लें, कैलकुलेटेड रिस्क है आपका। आपने ऑलरेडी स्विमिंग भी सीख ली थी, आपने देख लिया है, पूरा स्कैन कर लिया, एरिया भी सेफ है और इतना ज़्यादा ड्यूरेशन भी नहीं है, आप कर भी लेंगे आराम से। थोड़ा मेहनत लगेगी, मेहनत तो लगती है हर चीज़ में, लेकिन आप कर लेंगे। टेक एक्शन देन, टेक एक्शन। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कुछ लोग इसको रिस्क टेकिंग को समझते हैं कि बस यार कोई गल नहीं, अल्लाह का नाम लो तो कर लो। नहीं, अल्लाह का ये कानून नहीं है। अल्लाह का कानून है कि पहले आप चीज़ सीखें, जैसे वो हदीस शरीफ में भी आता है ना कि पहले अपना ऊँट बाँधें, फिर अल्लाह पे तवक्कल करें। अल्लाह का तवक्कल ये नहीं है कि आप ऊँट खुला छोड़ दें, कोई गल नहीं जी, अल्लाह ताला मेहरबान है। नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो सहाबी जो आए थे कि आप पहले ऊँट बाँधें, फिर अल्लाह पे तवक्कल करें। हमारे लिए ये गोल्डन रूल्स हैं लाइफ के। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर चीज़ में गोल्डन रूल है। ये हमारे लिए, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए गोल्डन रूल है। पहले हमें काम करना है, फिर रिस्क टेक करना है। काम नहीं करेंगे, रिस्क टेक करेंगे, वो आपके लिए फैटल रिस्क होगा, नुकसान पहुँच जाएगा। रिस्पॉन्सिबल, क्रेडिबल एंड ऑनेस्ट बहुत ज़रूरी है। अगेन ये सारे असूल उसवा उसना से हमें मिल रहे हैं। सक्सेसफुल लोगों में भी यही असूल हैं। देखें आप, जो चीज़ें उसवा उसना से मिल रही हैं, जो दुनिया ने, जो नॉन मुस्लिम ने भी अपनाई, वो सक्सेसफुल पहुंच गए और आज वही लोग कह रहे हैं कि ये चीज़ें सक्सेस के प्रिंसिपल्स हैं। सक्सेसफुल बनने के लिए ये उसूल हैं। वही जो हमारे आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया हमें, वही चीज़ें हमें आज पता चल रही हैं साइंस के ज़रिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी और ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है। आपको कोई सक्सेसफुल आदमी जो कि कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल है, टेम्पररी सक्सेसफुल हो जाते हैं कुछ लोग चीटिंग करके, कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल बंदा नहीं बन सकता ऑनेस्ट ना हो, क्रेडिबल ना हो, रिस्पॉन्सिबल ना हो। कोई भी नहीं, मैंने नहीं देखा। आप अपनी जिंदगी में देखें, जो आपको मिलेंगे ना कुछ जो चीट करके बने हैं, 10 साल बाद देखिएगा उनका क्या हाल है। आपको कोई ऐसा चीटर नहीं मिलेगा जो कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल हो। मैंने कई ऐसी मिसालें अपनी ज़िंदगी में देखी हैं, जो लोग बड़े सक्सेसफुल पे गए थे, लेकिन वो चीटर थे थोड़े, वो नीचे गिर गए। एक जगह से या दूसरी जगह से वो नीचे गिर गए। वो उनका ग्राफ ऐसे होता है, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनका ग्राफ पे ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, फिर ऊपर ही जाता है। फिर वो स्टैटिक रहते हैं, वो फिर सक्सेसफुल रहते हैं। अगर वो अपनी चीज़ों और सालों को कायम रखें, अगर उन असूलों को छोड़ देंगे, फिर वो नीचे की तरफ चले जाएँगे। दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर एक्शंस। Don't blame others. Give due credit to others who deserve it. Don't take credit of others people's work. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आपकी जब हम कोई भी काम करते हैं, हमारी टीम वर्क होती है, टीम में लोग होते हैं। अगर हमने कोई चीज़ गलत हो गई है, अगर हमारी वजह से हुई, हमें पता है अंदर, हमें पता है मेरी वजह से गलत हुई है, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, आपके ऊपर एतमाद लोगों का बढ़ेगा, आपकी टीम वाले आपके रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे, आपकी इज्जत करना शुरू कर देंगे दिल से।
अगर आप उनके बॉस भी हैं ना, अगर आप अपनी एक्शन, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपनी गलती का, आपके एम्प्लॉइज़ आपको, आपके साथ उनको अफेक्शन हो जाएगी, आपके साथ वो मोहब्बत करने लग जाएँगे, आपके ऊपर ट्रस्ट करने लग जाएँगे। आप किसी को डंडे से काम नहीं करवा सकते। आप उनको एक अपने एटीट्यूड और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्रेडिबिलिटी नेचर से वो आपके साथ 10 गुना ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। तो ये एक गोल्डन असूल है जो कि हर जगह काम करता है। और फिर वो दूसरों के क्रेडिट भी नहीं लेते, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब उसमें क्या होता है कि जो किसी और ने काम किया है जी, ये एक बड़ा कॉमन है अनफॉर्चुनेटली। मैंने दुबई में भी चूँकि काम किया काफ़ी अर्सा, और पाकिस्तान में कुछ 1 आध साल काम किया, और फिर यूएसए में काफ़ी अर्सा किया है। तो ये हमारे इंडिया के लोगों की भी ये नेचर है, पाकिस्तान में इंडियंस के साथ, बहुत सारे इंडियंस के साथ भी काम किया है। उनमें भी जो जो कॉमन इंडियंस हैं, उनकी ये नेचर है, वो क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। आपने काम किया, वो मकारी नेचर नहीं होती, मकार नेचर, किसी और ने काम किया उसका क्रेडिट हम ले रहे हैं। ये हम में भी कुछ लोगों की है कि किसी और के काम का क्रेडिट चालाकी से हम लेने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ये यार हमारा नाम हो जाए, काम किसी और ने किया सारा, उसको क्रेडिट नहीं दिया, उसके नाम से आगे कर दिया। मैं इसकी बड़ी छोटी-छोटी मिसाल भी हैं। बड़ी मिसालों में तो आप डे टू डे लाइफ में, बिज़नेस लाइफ में, आपके एकेडमिक्स में, आपके स्कूल कॉलेज में, आपके प्रैक्टिकल लाइफ में, आप घर में, हर जगह देख सकते हैं। लेकिन छोटी-छोटी मिसाल मैं आपको देता हूँ, फेसबुक पे ही ले लें, किसी ने बड़ी अच्छी शेयर की पोस्ट, आपने उसको कॉपी पेस्ट करके अपने पेज पे पेस्ट कर दिया, ये भी उसको क्रेडिट भी नहीं दिया। या तो आपने उसको आगे शेयर किया हो तो उसका नाम भी आएगा कि उसके उसने शुरू में की थी तो आपने उसको पोस्ट किया। ये क्रेडिबिलिटी है, ऑनेस्टी है। अगर आपने उसको क्रेडिबिलिटी नहीं, आपने अपने नाम से शेयर कर दिया, अगले को दिखा रहे हैं जी ये हमारे तरह बड़ा लोग लाइक, बहुत सच्ची बात है जी। भाई आपका टेम्परेरीली आपको शायद थोड़ी सुकून मिल जाए, लेकिन आपके अंदर एक हैजानियत पैदा हो जाएगी कि आपने किसी का क्रेडिट आपने ले लिया। ये छोटी-छोटी चीज़ों में, बड़ी डे टू डे की चीज़ों में इंसान की करैक्टर पता चलता है। ऑनेस्टी है इसके अंदर कि आप दूसरों को क्रेडिट दें, और जो कमिटमेंट करें उसको फ़ॉलो करें। अगर आपने किसी से कहा है कि मैं आपको दूँगा, उसके ऊपर आपकी क्रेडिबिलिटी एट स्टेक है। इसको आप यकीन कर लें कि अगर मैंने किसी को कहा कि मैं कल ये काम कर दूँगा, और मैं कोई गल नहीं यार क्या फ़र्क पड़ेगा, आपकी क्रेडिबिलिटी एट स्टेक है, कोई कहे या ना कहे, हमारी पर्सनैलिटी, क्रेडिबिलिटी एट स्टेक है। अगले के ज़हन में वो कहे आपसे या ना कहे, आपकी इज़्ज़त कम हो जाएगी। आपने कमिटमेंट की, काम नहीं किया, आपकी वो क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है, आहिस्ता-आहिस्ता क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है। आप कमिट ही ना करें जो नहीं कर सकते। अगर हम नहीं कर सकते, कल हमें पता है नहीं कर सकते, 10 दिन बाद कर सकते हैं। आप कहें उसको बिठाएँ अगले को, उसको बहुत ज़रूरत है, वो कल चाहिए। आप सिर्फ़ इसलिए कह दें यार नहीं कोई मैं कर दूँगा, उसकी सैटिस्फैक्शन अभी फॉर टेम्परेरी सैटिस्फैक्शन के लिए, नहीं यार मैं कर दूँगा, तो कल आपको पता है आप नहीं कर सकते या 2 दिन बाद नहीं कर सकते, तो 2 दिन बाद तो उसको जो आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म होगी उससे ये बहुत ज़्यादा ये चीज़ बुरी है कि आप उसको आज ही बता दें कि यार ये परसों नहीं हो सकती, उसको बिठा के आराम से समझाएँ। उसको थोड़ा-सा शॉक होगा उस टाइम पे, उसको बुरा लगेगा कि ये मैं आपको 10 दिन के बाद दे सकता हूँ या कर सकता हूँ। ये कमिटमेंट्स जो होती हैं बिज़नेसेस में, हमारे पाकिस्तान में, मैंने इसको जब मैं पाकिस्तान में रहता था बहुत एक्सपीरियंस किया हुआ है कि आपको कोई भी ये जो ठेकेदार और जो काम करने वाले कई तरह आपको कमिट कर देते हैं कि जी आपको 3 दिन बाद मिल जाएगी चीज़, वो आपको 3 दिन बाद नहीं देते। फिर 4 दिन बाद मिल जाएगी, हफ्ते बाद मिल जाएगी, फिर दोबारा आपको दोबारा, ये क्रेडिबिलिटी उसकी स्टेक पे होती है। जो बंदा इसको क्रेडिबल, अपने आप को क्रेडिबिलिटी आगे बढ़ाएगा, बिज़नेस उसका फ्लॉरिश करेगा। यकीन कीजिए, आगे हम पढ़ेंगे अपने अगले सेशंस में कि जो चीज़ की कमी हो ना, जिसमें जो चीज़ में मिसिंग हो लोगों को, वो आप वो अपनाएँ, तो बिज़नेस को कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। और क्रेडिबिलिटी की कमी है पाकिस्तान के माशरे में अनफॉर्चुनेटली, इन जनरल, ऑनेस्टी की कमी है। और जो ऑनेस्ट और क्रेडिबल और रिस्पॉन्सिबल बंदा बनता है, बनेगा, जो बन जाए, अपनी लाइफ में पूरी कमिटमेंट के साथ, वो उसको सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो इसमें एक और चीज़ भी आ जाती है कि क्रेडिबिलिटी और ऑनेस्टी में मैंने ये चीज़ इसको शामिल करना चाहता हूँ, ज़रूरी करूँगा। एक बहुत चीज़ मुझे महसूस होती है, उसमें क्या होता है कि हम अगेन कोई चीज़ हम सोशल मीडिया में हर इंसान के पास अब है, फ़ेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह। हम चीज़ों को जो ही चीज़ देखते हैं आगे शेयर कर देते हैं। चाहे क्रेडिट दें या ना दें, वो भी एक था बात, वो जो हमने बात कर ली। आगे शेयर करना, अब इस पे मैं आपको कुरान और हदीस से एक सुनाना चाहूँगा। कुरान पाक की आयत है सूरह हुजरात की, आयत नंबर
6 है कि उसका मैं ट्रांसलेशन अपने वर्ड में कर रहा हूँ कि अगर कोई आदमी आपके पास, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि कोई आदमी आपके पास कोई ऐसी खबर ले आए जिसकी आपकी सच्चाई पे आपको यकीन ना हो, तो आप उसको बिला तहकीक अगलों को ना पहुंचा दिया करें। ये ना हो कि बाद में आपको पछतावा हो। इस तरह से उसका मायने है, ये मैं एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं कर रहा, मैं अपने मायने में आपको बताया। आप पढ़िए हुजरात, सूरह हुजरात की आयत नंबर 6, उसमें अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि बड़ा डायरेक्ट आज के दौर में ये हुक्म मुझे लगता है कि हम आज बिल्कुल प्रैक्टिकल है कि बिला तहकीक आगे चीज़ें ना फैलाया करें। आपको कोई चीज़ भी पता चलती है फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, गूगल कर लें 2 मिनट। कोई थ्योरी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जा रही है, आप गूगल करें, अगर क्रेडिबल सोर्स से आपको 10 जगह से वो चीज़ मिल रही है, आगे फॉरवर्ड कर दें। अगर आप बगैर उसको तहकीक के फॉरवर्ड करते हैं, अगली हदीस सुनिए। हदीस पाक है कि सही मुस्लिम की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी के लिए भी मैं अपने अल्फाज में ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, उसका मफ़हूम अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूँ कि एक आदमी के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो जो चीज़ सुने आगे फैला दे। जो चीज़ सुने तहकीक ही नहीं की, आगे फैला दी। आजकल फेसबुक, व्हाट्सएप पे क्या हो रहा है? हम कुरान और हदीस के इस अमल की सरीह मुखालफत कर रहे हैं। हम तहकीक के बगैर, मेजॉरिटी, कुछ लोग हैं जो नहीं करते, मेजॉरिटी हम तहकीक के बगैर जो ही चीज़ सुनी आगे फैला दी, जो ही चीज़ सुनी आगे दे दी। कि रिसर्च करें, उसकी तहकीक करें, आप क्रेडिबल बन जाएँगे, आपकी क्रेडिबिलिटी बनेगी। हर चीज़ में हमें यह देखना चाहिए कि इसमें हमारी क्रेडिबिलिटी कितनी बढ़ रही है और हमारे रिस्पॉन्सिबल कंसिडर होंगे या नहीं होंगे, हम ऑनेस्ट कंसिडर होंगे या नहीं होंगे। और ऑब्वियसली कुरान और हदीस को हमने फॉलो करना है, वो तो एक हुक्म है अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो इसलिए मैं इसको बताना बड़ा ज़रूरी समझा। एक और खूबी, सेल्फ मोटिवेटेड एंड कमिटेड। अब सेल्फ मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है कि इसका कोई नियमल बदल नहीं है कि आप खुद अपने आप को मोटिवेट कर पाएँ और कमिटेड हों। फिर अल्लाह ताला पे भरोसा करने से सेल्फ मोटिवेशन और कमिटमेंट आ जाती है। अल्लाह पे भरोसा करें, इंशाल्लाह ये काम सही होगा। ऑब्वियसली सारे उसके तकाज़े पूरे करके फिर अल्लाह ताला पे भरोसा करें। लेकिन सेल्फ मोटिवेशन आपके लिए उसके तरीक़ाकार क्या है कि आप मोटिवेशनल वीडियो देखा करें और आपकी अब तो बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, जिनके आप वीडियो वगैरह सुन सकते हैं। तो मैं आगे जा रहा हूँ, चूँकि हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, तो इसके ऊपर हम दोबारा आएँगे कि देखने के लिए इन चीज़ों को हम कैसे सीख सकते हैं। टीम प्लेयर टीम प्लेयर नीचे मैंने क्रेडिट्स भी दिए हैं, सोर्स ये में सारी चीज़ें मैंने कहाँ से ली हैं। तो एक तो हमारे किबला हुज़ूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद तारिक कादरी साहब की बहुत सारी किताबात से ये चीज़ें मैंने ली हैं। उनकी ज़िंदगी से, उनके साथ मुझे ट्रैवल करने का भी मौका मिला है, उनके साथ काफ़ी टाइम गुज़ारने का मौका मिला है। यानी उनकी लाइफ़ से मैंने चीज़ें आपको इसमें से कई चीज़ें देखी हैं उनके अंदर। अक्सर ये चीज़ें कि सारी चीज़ें बल्कि उनकी लाइफ़ में मौजूद हैं। फिर मैंने इनके कई सक्सेसफुल राइटर्स हैं, स्टीफन कोवी, ब्रायन ट्रेसी, जैक कैनफील्ड, इनकी बुक्स पढ़ें आप, बहुत ज़बरदस्त हैं। रॉबर्ट कियोसाकी, ये सब बहुत सक्सेसफुल राइटर्स हैं जिनकी बड़ी ज़बरदस्त बुक्स हैं। फिर कासिम अली शाह साहब पाकिस्तान में बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। फिर विवेक बिंद्रा, ये एक इंडिया का मोटिवेशनल स्पीकर है, बिज़नेस कोच है। इन सब की इन्होंने क्या किया है, इन्होंने साहब के वही जो किताबों की चीज़ों को आगे शेयर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने उनसे, उन सब की चीज़ों से ये आपके लिए आपकी निचोड़ तैयार किया उसका। टीम प्लेयर होते हैं, वो डेवलप देयर टीम एंड डेलीगेट इफेक्टिवली। वो एक अपने ऊपर सब कुछ खुद नहीं कर सकते आप। ये यकीन करें, जब आप बिज़नेस शुरू करते हैं, शुरू में हम सारा कुछ खुद ही करना पड़ता है। शुरू में हम अकाउंटेंट भी होते हैं, हम अपना ऑपरेशन मैनेजर भी होते हैं, हम उसके मार्केटिंग मैनेजर भी होते हैं, हम एचआर मैनेजर भी होते हैं, सब कुछ खुद ही होते हैं। शुरू में एक एंटरप्रेन्योर सब कुछ खुद ही होता है। लेकिन जब उसको ग्रो करना है ग्रेजुअली, तो वो ये सब चीज़ें उसको अपनी टीम बनानी पड़ती है, डेलीगेट करना पड़ता है उसको ग्रेजुअली। ये चीज़ें दूसरों को देनी पड़ती हैं, आगे वो ग्रो नहीं कर सकेगा। तो ये डेलीगेट करना एक फ़न है, ये भी सीखना होता है कि हम किस तरह से अपना काम दूसरों को सिखाएँ और उनसे करवाएँ। हम अगर ये सोचें यार उसने सीख लिया तो मेरे पास क्या रह जाएगा, ये एक फेलियर का प्रिंसिपल है। जैसे सक्सेस प्रिंसिपल है ना, फेलियर का प्रिंसिपल है कि ये सोच आ जाए कि अगर मैंने अपनी चीज़ दूसरे को सिखाई, तो मेरे पास क्या रह गया, उसी को आ गई। ये चीज़ जो ज़हन में रखता है ना, वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है आप अपनी चीज़ें दूसरों को सिखाएँ, फिर आपकी टीम बनेगी और आप सक्सेसफुल होंगे। सारे सक्सेसफुल होंगे, तो आप भी सक्सेसफुल होंगे। लेट एवरीवन बेनिफिट, विन-विन सिचुएशन, कि सारे बेनिफिट होते हैं। सिर्फ अलोन नहीं कि मैं ही बस जीत जाऊँ, बाकी सब खैर है, कोई बात नहीं। ये एक एटीट्यूड सेल्फिशनेस का एटीट्यूड है। ये नहीं होना चाहिए कभी भी। पार्टनर्स डेवलप करें, कोच और मेंटर्स अपनी ज़िंदगी में ज़रूर रखें।
जो आपको कोच करता है, मेंटर करता है, उसको आप ज़रूर उसके साथ टाइम और स्पेंड करें। ढूँढें ऐसे कोच और मेंटर, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनको आपके लिए बहुत एक गोल्डन ऐसे लोग हैं जो आपको गाइड कर सकें, सही प्रिंसिपल दे सकें। अवॉइड प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन होता है कि सुस्ती, लेज़ीनेस, यार मैं कर लूँगा, हो जाएगा, कर लवांगा, आज जो काम करना है यार कल कर लवांगा, कोई गल नहीं, की हो गया, एक दिन हो रहा लेट हो गया, या मतलब इस तरह की सोच को कहते हैं प्रोक्रास्टिनेशन, लेज़ीनेस। ऐसे लोग जो है ना सक्सेसफुल नहीं हो सकते, बहुत चांसेस कम हो जाते हैं। तो अगर सक्सेसफुल होना हो तो लेज़ीनेस को उठा के बाहर फेंके, प्रोक्रास्टिनेशन को उठा के बाहर फेंके। यू हैव टू बी एक्टिव, बहुत आपको एक्टिव होना पड़ेगा। डेवलप इंटरेस्ट इन व्हाट दे डू। अच्छा, फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप अच्छा, ये जो सारे रूल्स आपको बता रहा हूँ ये एंटरप्रेन्योर्स के लिए तो है ही है, लेकिन अगर आप अपनी जॉब मार्केट में जॉब भी कर रहे हैं ना, इन सारे उसूलों को अपना के आप एक सक्सेसफुल एम्प्लॉय भी बन सकते हैं। एक बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाले एम्प्लॉय भी बन सकते हैं। और एम्प्लॉयमेंट मार्केट में भी जो सक्सेसफुल लोग हैं, बहुत जल्दी ग्रो करके तक ऊपर लेवल तक जाते हैं। बड़ा अच्छी लाइफ़स्टाइल वो अपनी कमाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा ही एंटरप्रेन्योर बने, लेकिन ये उसूल गोल्डन उसूल हर जगह के लिए हैं। अपने आप हर लाइफ में इसको अपना सकते हैं। तो इंटरेस्ट जो काम करें, आपको पता है करना ही है, ठीक है ना? आपको आपको पता है ये काम हमने करना ही है, ये कोई इसका अल्टरनेट नहीं है, हमारे पास फिलहाल कोई अल्टरनेट नहीं है, होगा तो देखी जाएगी। अगर अल्टरनेट हो तो वही काम करें जो में आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आपको पता होगा कि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। अगर फ़र्ज़ करें अल्टरनेट नहीं है, अभी करना ही ये है, अगर आप उसको दिलजोई से नहीं करेंगे, आप उसको एक इस तरीके से करेंगे, यार ये मेरे काम नहीं, मैं नहीं कर सकता, अपने ज़हन को पहले आपने बता दिया मैं नहीं कर सकता, इसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं बनना, वो वाक़ई नहीं बनेगा। अगर आप अपने ज़हन को कहें यार इसमें मेरा इंटरेस्ट बन सकता है, येस व्हाई नॉट? उसको इंटरेस्ट लेना शुरू करें, उसकी डिटेल में जाएँ, आप वो काम इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा और आप आगे बढ़ेंगे। फिर बिलीव इन टेकिंग एक्शन नाउ वर्सेस टुमारो और इन द फ्यूचर, ये बहुत गोल्डन सेंटेंस है। अच्छा, ये इसलिए ज़रूरी है, देखिए हमारी ज़िंदगी में एक प्रेज़ेंट होता है, एक पास्ट होता है, एक फ्यूचर होता है, ठीक है जी? हर एक की ज़िंदगी में 3 चीज़ें हैं ना, टाइम टाइम के 3 एरियाज़ हैं। पास्ट जो गुज़र गया, फ्यूचर जो अभी आना है, प्रेज़ेंट नाउ, अभी, राइट नाउ। अभी मैं जो कर रहा हूँ आपको ये प्रेज़ेंट है, मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ठीक है? प्रेज़ेंट में जो लोग अच्छा अपना प्रेज़ेंट कर लें, उसमें एक्शन टेकर बन जाएँ, उनको सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता। जो फ्यूचर में ही एक्शन लेते रहें, वो उनका फ्यूचर कभी नहीं आता। टुमारो नेवर कम्स, एक किताब भी है इस पे। टुमारो कभी नहीं आती, कल आती ही नहीं है कभी भी, क्योंकि कल होगा, आज होगा, वो आज होगा। फिर कल जो आएगी वो आज ही होगा, कल कभी नहीं आती। जो लोग कल पे बिलीव करते हैं ना, फ्यूचर पे देखते हैं, वो फ्यूचर पे ही सोचते रह जाते हैं, फ्यूचर आता ही नहीं है, आज ही रहती है, हमेशा आज ही है। कल जो था वो कल बन गया, गुज़र गया, पास्ट हो गया, जो कल नहीं आया वो अभी नहीं आया। हमारे कंट्रोल में क्या है? आज, नाउ, राइट नाउ, ये हमारे कंट्रोल में है। अब मैं कल सोचता रहता यार इसे ट्रेनिंग देनी है, आज आता ही ना इधर क्या ट्रेनिंग है, हो जाती। मैं अभी आया हूँ, आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ तो ट्रेनिंग हो रही है। अगर मैं कहता यार कल दूँगा, आज नहीं कल दे दूँगा, कल वो नहीं कल नहीं दे सकता। हमारा जो अल्लाह ताला ने जो अमाल भी है सारे वो आज में होते हैं। एक्शन अमाल का होता है ना, सारा अमल का पूरा एक हमारा इस्लाम में निज़ाम है। नमाज़, रोज़ा, हज, ज़कात और अच्छे काम लोगों की हेल्प करना और हुकूकुल इबाद अदा करना, ये सब आज पे ऊपर होते हैं कि आज हम अभी क्या कर सकते हैं। क्योंकि अभी पे हमारा कंट्रोल है। मैं कहूँ मैंने हाथ उठाना है, इस फ़ोन को उठाना है, मैं फ़ोन उठा के अभी ऊपर कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे कंट्रोल में है। आज इज़ इन माय कंट्रोल, टुमारो इज़ इन नॉट माय कंट्रोल, यस्टरडे इज़ नॉट माय कंट्रोल, यस्टरडे गुज़र गया, उस पे अफ़सोस करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, उससे लर्निंग लेने का फ़ायदा होता है। लेकिन यस्टरडे पे जो लोग रिग्रेट करते रहते हैं, अफ़सोस करते रहते हैं, वो सारी उम्र पास्ट में जीते रहते हैं। और कुछ लोग हैं जो सारी उम्र फ्यूचर में जीते रहते हैं। आज में जीना सीखें।
आज में जो जीता है और आज में एक्शन लेता है वो सक्सेसफुल बन जाता है। कंटिन्यूस लर्नर बहुत जरूरी है। किबला हुजूर ने भी लास्ट लेक्चर में भी फरमाया है कि आप रेगुलर लर्निंग करें। ये एक मिनहाजुल कुरान के उसूलों में है कि हर बंदा सीखे, नई चीज़ें सीखे, चाहे वो कुरान की हो, हदीस की हो, और आपकी प्रोडक्टिव चीज़ें सीखें और प्रोडक्टिव चीज़ें सीखें। आप जो नई चीज़ें सीखते हैं वो सारी दीन के अंदर आती हैं। लर्न करना, इकरा, सीखो, आप सीखें, हर चीज़ पढ़। क्या पढ़ें? सिर्फ कुरान और हदीस नहीं, कुरान और हदीस तो ऑब्वियसली हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके अलावा जो भी पॉजिटिव चीज़ है सीखें। ये सीखना हमारी ज़िंदगियों का उसूल होना चाहिए। और यही पॉजिटिव, ये जो आप जितने सक्सेसफुल लोग देखें, मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई नहीं देखा जो रेगुलर लर्नर ना हो। हर वक्त कोई नई चीज़ सीख रहा होता है, हर वक्त कोई नई चीज़ वो लर्न कर रहा होता है, नई बुक्स पढ़ रहा होता है। ऑडियो बुक्स अब मिलती हैं, जैसे वो गाड़ी में जा रहे होते हैं ना, गाने सुनने के बाद आप एक और बड़ा, आपको बड़ा ईजी तरीका देखने का, किसी को देखना है ना किसी का पोटेंशियल है सक्सेस का कि नहीं है, उसकी देखें गाड़ियों में कैसेटें वेस्टें कैसी हैं। अगर तो वो प्रोडक्टिव चीज़ें सुन रहा है, वो दीनी भी चीज़ें हो सकती हैं, वो आपकी प्रोडक्टिव चीज़ें हो सकती हैं, जो नई चीज़ लर्न करने की हो सकती हैं, ऑडियो बुक्स हो सकती हैं, वो सक्सेस के राह पे है। और जो गाने और ये वो सारी चीज़ें हैं, वो ठीक है एंटरटेनमेंट के लिए कभी-कभार सुनना ओके, लेकिन अगर आपको वो रेगुलर रूटीन में ही वो चीज़ें चल रही हैं, वो टाइम वेस्ट करें अपना। क्योंकि टाइम अब तो खैर कोविड-19 की वजह से सब घरों में बैठे हैं, वरना कम्यूट में आप गाड़ियों में घंटों गुज़ारते हैं, घंटों गुज़रते हैं, बाद में भी होगा ऐसे ही। तो उसमें बेस्ट टाइम होता है कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी की चीज़ सुनें। अगर मोटर बाइक्स पे हैं, मोटर बाइक पे सुनें, हेडफ़ोन मिलते हैं, आप फ़ोन पे लगाएँ, हर एक के पास स्मार्टफ़ोन है, उसमें ऑडियो बुक्स डाउनलोड करें, यूट्यूब भरी हुई है ऐसी चीज़ों से, किताबों की किताबें हैं। जो ट्रैफ़िक में टाइम गुज़र रहा है, जा रहे हैं, उसमें चीज़ें सुन के उस पे सीखें, तो आपकी ज़िंदगी में एक चेंज आती रहेगी। फिर ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो ट्रांसपेरेंट होती है उनकी लाइफ, और बड़ी क्लैरिटी होती है, दूसरों को क्लियर होते हैं। वो ये नहीं कुछ क्या कुछ रहे हैं, हो कुछ रहा है, कहाँ कुछ रहे हैं, सारा कुछ गड़मड़ और किसी को समझ नहीं आ रही बंदा चाह क्या रहा है। क्लियर ट्रांसपेरेंट विजन में, बड़ी थॉट में क्लैरिटी होती है सक्सेसफुल लोगों की। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन स्किल्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब जो ज़्यादातर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना, कन्फ्यूजन होते हैं और लड़ाई झगड़े होते हैं, उनके पीछे एक बड़ी वजह कम्युनिकेशन गैप होता है कि मैंने कहा कुछ, अगले ने समझा कुछ, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अगला समझा ही कुछ और। अब वो होता भी बाद में कहते यार नहीं मैं तो ये किया सी, तुसी ये समझा, मतलब वो सारा क्लैरिफिकेशन और वो सारा वो नहीं जी तुसी ये किया सी, तुसी मेजॉरिटी झगड़े हमारे खानदानों में और हमारे दोस्त बाबों में, भाइयों में, इन चीज़ों पर ही हो रहे होते हैं कि ये हो गया, कहा कुछ, या कम्युनिकेशन गैप होता है उसमें, बहुत बड़ी रीज़न कम्युनिकेशन गैप होती है। उसके लिए सीख सकते हैं, हम हर बंदा सीख सकता है कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, कि हमने कैसे एक चीज़ को अच्छे तरीके से दूसरे तक पहुँचाना है। उसको एक प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कोई भी चीज़ आपने सीखनी है, उसकी प्रैक्टिस करें। अब हमारे पास तकरीबन 5, 7, 8 मिनट रह गए हैं। मैं ये सारी कम्युनिकेशन स्किल्स के आगे जाता हूँ, आगे इसके कंक्लूडिंग की तरफ हम जा रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि इसको सीखें कैसे, लर्न कैसे करें। पहले तो ये देखें कि आप में स्किल्स मौजूद हैं। अगर इनमें से जो चीज़ मौजूद है, उनको और ज़्यादा अपने अंदर कोशिश करें आपके अंदर आए, उसको अप्लाई करें, आपके अंदर उसके अंदर आपको प्रैक्टिस करें अगर ऑलरेडी आपके अंदर है। अगर आपके अंदर नहीं है, तो आप अपने आप से 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये अगली स्लाइड पे देखें। कैन आई लर्न दीज़ स्किल्स वर्सेस हाउ कैन आई लर्न दीज़ स्किल्स? ये एटीट्यूड है, ये पॉजिटिव एटीट्यूड की बात हुई थी। इनमें से जो चीज़ें मैंने आपको गिनवाई हैं, अगर आप देखते हैं, पहले तो इनको देखें आप में मौजूद हैं, जो नहीं मौजूद उनको लिख लें। फिर आप अपने आप से 2 सवाल पूछ सकते हैं, कैन आई लर्न दिस स्किल्स? ये सवाल आपको सक्सेस नहीं पहुंचाएगा। आपने सवाल अपने आप से पूछना है, हाउ आई कैन लर्न दिस स्किल्स? देखिए कितना फर्क है। ये हमारा, ये साइंटिफिक स्टडीज हुई हैं कि हमारा जो ब्रेन किस तरह से काम करता है। हमारा ब्रेन हमें डॉज करता है, हम अपने ब्रेन को डॉज करना चाहिए। किस तरह से डॉज करता है? अगर मैं कहूँ ना कि कैन आई लर्न दिस स्किल, क्या मैं सीख सकता हूँ? ब्रेन का नहीं यार, मैं किधर कैसे सीख सकता हूँ? वो ब्रेन आपको नीचे कर देगा, आप सीख भी नहीं सकेंगे, वो चीज़ नहीं सीख सकते। अगर हम अपने ब्रेन को कहें ना, हमने कहा है हाउ कैन आई लर्न दिस स्किल्स, ये कैसे मैंने सीखनी है चीज़ें, वो ब्रेन काम करना शुरू कर देता है, आपके आइडियाज़ आने शुरू हो जाते हैं ब्रेन में।
यार ये चीज़ ऐसे सीख सकते हैं, ये ऐसे कर सकते हैं, ये इसको आप सीख सकते हैं, ये ऐसे सीख सकते हैं। तो ये सवाल आप अपने आप से कैसे करते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपका थॉट प्रोसेस क्या है? ये हमारे थॉट प्रोसेस इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू हाउ आवर ब्रेन वर्क्स। तो थॉट्स को हमें अपना एनहांस करना है कि कोई भी चीज़ हो उसको मायूसी वाली सोच से नहीं, एक पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक वाली सोच से कि हमने करना है, करना तो है लेकिन कैसे सारे करेंगे, फिर ब्रेन आपको खुद ही आइडिया देगा, आप इसको ऐसे करेंगे। अच्छा, अब इसमें क्या है, 95% ऑफ एवरीथिंग वी डू इज द रिजल्ट ऑफ हैबिट्स। ये अरिस्टोटल ने कहा था, बड़ा मशहूर एक बंदा गुजरा हिस्ट्री में, कि जो भी चीज हम करते हैं ना उसमें मेजॉरिटी हिस्सा हैबिट है हमारी। ये जितनी मैंने आपको स्किल्स बताई है ना, तो ये मैं आपको सारे पॉइंट्स खोल देता हूँ ताकि ये हम इस पे जल्दी से गो थ्रू कर सकें। ये सारी चीजें रिजल्ट ऑफ हमारी हैबिट्स हैं। हम एक चीज को जब उठते हैं सुबह और उसको हम जब शाम तक करते हैं, जो मेजॉरिटी चीज हम करते हैं ना, वो हमारी हैबिट्स होती हैं। और गुड हैबिट आपकी जब आप अपनाएं ना, उसको अपना मास्टर बना लें, उसमें अपने स्किल बना लें कि आपकी वो हैबिट आपकी स्किल बन जाए, आपको आपका रूटीन आपका आदत बन जाए, आपको कोई नहीं रोक सकता उस चीज को ना अपनाने से। ये बड़ा अच्छा गोल्डन है ये वर्ड, ये ब्रायन ट्रेसी की वर्ड में सारी। गुड हैबिट्स आर हार्ड टू फॉर्म बट इजी टू लिव विद। बैड हैबिट्स आर इजी टू फॉर्म बट हार्ड टू लिव विद। मतलब ये है कि हम बुरी आदतें तो बड़ी आसान होती है सीखनी, वो खुद ब खुद पड़ जाती हैं, लेकिन उसके साथ जिंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर हम वो फेलियर ही रहते हैं। लेकिन गुड हैबिट्स शुरू में मेहनत करनी पड़ती है उनको सीखने के लिए, लेकिन वो उसकी आपकी जिंदगी एक बड़ी खूबसूरत जिंदगी गुजरती है। और ये बड़ा खूबसूरत जुमला है, ऑल हैबिट्स कैन बी लर्नड और अनलर्न। ये बात नहीं है, कुछ लोग ये कहते हैं जो रिजेक्ट करते हैं, उनको साइंस ने भी रिजेक्ट कर दिया कि ये चीजें तो बाय डिफॉल्ट होती हैं जी, लोगों में बचपन में ये चीजें हैं जो है सीख ली, ये चीजें गलत है। हर चीज आप सीख भी सकते हैं, जितनी मैंने आपके लिस्ट की हैं। आपके कोई जो बैड हैबिट हमारे अंदर होती है वो हम अनलर्न भी कर सकते हैं, उसके लिए हमें अपनी कमिटमेंट चाहिए। वी सिंपली रिप्लेस अ बैड हैबिट विद अ गुड वन। अच्छा, अब आखिरी जुमला ये है, बड़ा इसका निचोड़ है, हाउ टू डेवलप अ गुड हैबिट इज बाय रेपिटेशन। आप एक चीज को बार बार रिपीट करें ना, तो आपकी हैबिट बन जाती है। अब होता क्या है, अब जैसे आपने इधर आपने ये अब सुना, आपने ये पूरा लेक्चर, आप और भी यूट्यूब पे कई वीडियोस लोग शेयर करते हैं, इंस्पायरेशन वीडियोस फेसबुक पे, वो हम जब सुनते हैं हमें एकदम मोटिवेशन होती है, बड़ा होता है कि हमने करना है। फिर क्या होता है, रात हम सोए, सुबह उठे, शायद हमें भूल भी गई होती क्या चीज कल देखी थी। ये आप देखें, आप यकीन का आपको ऐसे ही आप देखेंगे, ऐसे ही होता है हमारे साथ। 50 चीजें हम देखते हैं रोज, कल फिर हमें भूल गई होती हैं। यार ये क्या अच्छी चीज, बड़ी अच्छी लगती है उस वक्त, वाह क्या जबरदस्त, हम करेंगे करेंगे, अगले दिन क्या भूल क्यों जाती है, हैबिट। हमारी जो आदत हैं हम उनके गुलाम बन जाते हैं। हमारी जो आदत बन गई है ना जिस चीज में, हम वही चीज को रिपीट करते रहते हैं, क्योंकि हमारी आदत बन गई है। अगर आपने आदत को तोड़ना है, उसके लिए आपको एक मैं रूल बताता हूँ क्या करें। ये सारी चीजें, मैं वन 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 नहीं जाऊंगा, ये सारी चीजें जो मैंने आपको लिखी है ना, पहले तो इसको लिस्ट कर लें सारी को, आप देख लें। सारी चीजों को आप एक साथ तो नहीं अपना सकते, कुछ चीजों का आप लें, फोकस करें। अगेन, कुछ चीजों को आप हाईलाइट करें, उसको एक अलग जगह लिख लें। हर रोज सुबह उठ के, जो ही सुबह उठते हैं फजर की नमाज पढ़ें, दुआ करें, उन चीजों को देखें सामने कि ये मैंने अपने ज़िंदगी में अपनानी है। अपने आप को रेगुलर रिमाइंडर दें, रेगुलर रिमाइंडर दें, रेगुलर रिमाइंडर दें। अपने फ़ोन पे वो चीज़ लिख लें, फ़ोन पे रिमाइंडर रख लें, अलार्म का रिमाइंडर दे दें कि ये चीज़ मैंने अपनानी है। क्योंकि ये इंसान, आप हर कोई, सबका कॉमन है ये, हम सब एक जैसे हैं। हमें चीज़ भूल जाती है, कोई चीज़ हम अच्छी सीखते हैं, हमें कल भूल जाती है, क्या करनी थी। तो उसको याद कराएँ अपने आप को, बार-बार याद कराएँ, बार-बार याद कराएँ। नहीं याद रहेगा, फिर याद कराएँ, फिर याद कराएँ। आप इतना रिपीट करें, उसको याद करके प्रैक्टिस करें। अगेन प्रेजेंट में जो कर सकते हैं कर सकते हैं, ये ना कि मैं कल करूंगा, आज, आज से आज अपना लें कि मैंने इसको प्रैक्टिस करना है। अब ये साइंस कहती है एक चीज को आप 30 दिन रेगुलर प्रैक्टिस करें, वो आपकी आदत बन जाती है। क्या जबरदस्त चीज है। अब वो चीज आपकी, कुछ लोग 30 से जल्दी आदत बना लेते हैं, कुछ को 30 से थोड़ा दिन एक्स्ट्रा लेते हैं, लेकिन आप कंसिस्टेंटली इनमें से जो की चीज आपको देखते हैं ना, आपके अंदर जो सबसे ज्यादा कमी है,
और फिर जो चीज़ आपने छोड़नी है वो भी, छोड़ने वाले की भी आप आदत लिख लें अपने पास और देखें ये चीज़ मैंने छोड़नी है, ये छोड़नी है, उसको आदत बनाए, हर रोज़ अपने आप को रिमाइंडर दें, लिखें अपने पास, बार बार लिखें, अपने कमरे में कहीं लिख लें। अब सबको नहीं दिखाना, आपने अपने पास रखना है, जेब में पर्ची रख के बार बार दिन में खोल के देखें कि ये चीज़ें मैंने आज अपनानी है, आज मैंने 8 4-5 चीज़ें भी हो सकती हैं, जरूरी नहीं एक ही चीज़, ज़्यादा चीज़ें अपनाएं, प्रैक्टिस करें, बहुत ज़्यादा ना लगें उसको, 4 5 6 7 इससे ज़्यादा नहीं। तो उनको आप लेके अपने अंदर ज़िंदगी में अपनाना शुरू करें, रोज़ उसको रिपीट करें, फजर के बाद से लेके उनको देखें और फिर यकीन से अपने अंदर करें, आई कैन लर्न दिस, आई हैव टू लर्न दिस, मैं ये सीख सकता हूँ और ये मैंने सीखनी है। इसका कोई अल्टरनेटिव ना छोड़ें, ये मैं सीख सकता हूँ, नहीं, क्या आप कहें यस ये मैंने सीखनी है, मैं सीख सकता हूँ ये, यस आई कैन लर्न दिस। इस एटीट्यूड्स के साथ आप इसको सीखें, बार-बार अपने आप को रिमाइंड कराएँ, बार-बार इसको रिपीट करें और बार-बार एक्शन लें। शुरू में आपको एक्शन लेना पड़ेगा, वो हो सकता है आपको आदतन ना कर रहे हों, आप उसकी अपनी फ़ोर्स करके वो एक्शन ले रहे हों इन सब चीज़ों के ऊपर, लेकिन लें, बार-बार लें। वो कहते हैं ना, ये साइंस ने प्रूव किया है कि हाउ टू डेवलप अ हैबिट इज़ बाय रेपिटिशन। रिपीट करते हैं चीज़, रिपीट करते रहें चीज़, रिपीट करते रहें चीज़, वो आपकी हैबिट बन जाएगी, वो आपकी आदत बन जाएगी। ये सारी की सारी स्किल्स आपके अंदर आ सकती हैं। इनमें से कोई ऐसी स्किल नहीं है जो आप नहीं सीख सकते। तो यहाँ से इसका हम अभी ख़त्म करते हैं। तो अभी टाइम हमारे पास ऑलमोस्ट आई थिंक ख़त्म हो गया है। तो लेकिन इसके ऊपर आप इसकी स्लाइड जो हैं, ये सारे पॉइंट्स हम आपको पीडीएफ में शेयर कर देंगे इस ग्रुप में। तो आप इसको देखिए, अपने अंदर इसको अपनाइए, देखिए और इंशाल्लाह आगे से अगले स्टेप में हम नेक्स्ट सेशन में हम जो हमारा पॉइंट होगा, वो मैं उसकी आपको दे देता हूँ एक हेड्स अप कि अगले सेशन में हम देखेंगे कि आइडेंटिफाइंग राइट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, आइडेंटिफाइंग राइट प्रोडक्ट और सर्विस टू ऑफर, कि कैसे आप देखें कि कौन सी राइट प्रोडक्ट या सर्विस है जो हमने ऑफर करनी है, जो हमें बिजनेस करना है जिसके ऊपर। इसके ऊपर हम इंशाल्लाह अगला सेशन करेंगे। तो कुछ रिसोर्सेज हैं जो मैंने अभी से शेयर किए हैं इसी स्लाइड, आखिरी स्लाइड में। तो वो ये हैं कि वो आप मैं इसके आपको दिखा दिए वाले, जिसमें कुछ डॉक्टर विवेक बिंद्रा, कासिम अली शाह साहब और ये कुछ शाहिद हुसैन जोया साहब हैं, आज़ाद चाय वाला साहब, इनकी बड़ी अच्छी है, इन्होंने बिजनेस आइडियाज शेयर किए हुए हैं। तो ये आप इनको देखा करें, सब इनको इनको करना चाहिए सबको प्रमोट। फिर ये कासिम अली शाह साहब की बड़ी अच्छी वीडियोस होती है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा की बड़ी अच्छी बिजनेस कोचिंग में वीडियोस हैं। फिर हमने ये जो रेस पाकिस्तान प्रोजेक्ट के तहत फेसबुक पेज बनाया है, इसमें भी हम शेयर करते रहते हैं। इसको आप अगर इसको फॉलो करें, आपको बहुत सारी वीडियोस और कई चीज़ें, आपको कोट्स, मोटिवेशनल कोट मिलते रहेंगे। ये भी आपको एक मोटिवेशन के लिए हमने बनाया कि आपको साथ-साथ इसको शेयर करते रहें आपकी चीज़ों को। तो ये आपके लिए रिसोर्सेज़ हैं। तो इंशाल्लाह इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो अभी तो मेरा नहीं ख्याल एहसान भाई हमारे पास टाइम है, तो मेरे ख्याल में टाइम तो शायद खत्म हो गया है। तो अगर टाइम है एक आधा क्वेश्चन दे सकते हैं, नहीं तो अगले आप उसको टेक्स्ट में दें तो हम उसको शुरू में एड्रेस कर लेंगे अगले सेशन में। सर ये सही होगा कि आप नेक्स्ट सेशन में कर लें, टेक्स्ट में हमारे पास आ जाएगा क्योंकि टाइम जो है वो 10 o'clock आगे, फिर स्पीच भी है। ग्रुप हैदर भाई ग्रुप में कर सकते हैं ना, व्हाट्सएप ग्रुप में कोई क्वेश्चन है तो वहां पे कर लें, वहां पे आंसर कर दें। बिल्कुल सही है। चलें जी, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ साथ रहेगा अगले 12 हफ्तों के लिए। तो बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच सर। अल्लाह हाफिज़।